हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 के सेशन 2024-25 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का मिड टर्म का एग्जाम हुआ था उस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो एज यूजुअल पेपर कितने का था आपका? 70 मार्क्स का, जिसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन थे? 35। और जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अब पैटर्न क्या हो गया है, चेंज हो गया है। फ्रॉम 35 इट हैज बीन चेंज टू 37। नाउ अगर मैं बात करूं इस पेपर की, तो इस पेपर के अंदर हमारे पास टोटल 5 सेक्शन थे, जिसके अंदर ए से लेकर ई तक। इसके अंदर सेक्शन ए था हमारा 1 नंबर का, सेक्शन बी 2 नंबर का, सेक्शन सी 3 नंबर का, सेक्शन डी 4 का और सेक्शन ई 5 नंबर का। एंड ऑब्वियसली जो भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है आपके, वो किस में करने थे? आपको पाइथन लैंग्वेज के अंदर आंसर करने थे। नाउ विद दैट नोट लेट्स बिगिन अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेक्शन ए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि यू नीड टू स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको एक स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट क्या है आपकी? लिस्ट आर इम्यूटेबल while strings are mutable. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है आपका। लिस्ट क्या होती है आपकी? म्यूटेबल होती है। और स्ट्रिंग क्या होती है आपकी? इम्यूटेबल होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक आइडिया थोड़ा होना चाहिए कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल होता क्या है। आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट इट। कोई भी ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर या कोई भी डाटा टाइप पाइथन के अंदर जिसको आप एक बार डिक्लेयर करने के बाद या डिफाइन करने के बाद चेंज कर सकते हो, दैट इज नोन एज म्यूटेबल। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि इसको क्या कर सकते हो आप? चेंजेबल है ये आपका। ऑन दी अदर हैंड, वो डाटा टाइप जिसको आप चेंज नहीं कर सकते डिफाइन करने के बाद, तो उस केस में क्या होगा? दैट इज योर इम्यूटेबल। तो अगर मैं बात करूं म्यूटेबल की, तो कौन कौन से हैं आपके पास? लिस्ट हो गया और डिक्शनरी हो गया हमारे पास। देन स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। ये सब क्या हो गए? आपके इम्यूटेबल डाटा टाइप्स हो गए। ओके, तो आई होप थोड़ा बेसिक क्लियरेंस आई होगी कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल होता क्या है, एंड देन कौन कौन से उनके एग्जांपल्स हैं। Now moving on to the next one. Next one is which of the following method reads all lines from a text file? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स हैं आपके पास जिससे आप डाटा रीड कर सकते हो। एंड आउट ऑफ दीज मेथड्स कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप लाइंस रीड कर सकते हो। एंड देन अकॉर्डिंगली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो फॉर दैट आई जस्ट मूव इन टू द पीपीटी। तो अगर मैं बात करूं टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारे पास क्या है? 3 फंक्शंस हैं जो क्या करते हैं? आपको अलाउ करते हैं टू रीड द डाटा फ्रॉम ए फाइल। तो पहला फंक्शन कौन सा हो गया? रीड फंक्शन, जो क्या करता है? आपको टू अलाउ करता है टू रीड n बाइट्स ऑफ डाटा फ्रॉम द फाइल। एंड डाटा किसमें मिलेगा? आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगा। अगर इन केस आपने रीड फंक्शन के अंदर, और f क्या है? ये आपका फाइल हैंडलर। जिस फाइल हैंडलर, ये फाइल हैंडलर क्या होता है? जब आप फाइल ओपन करते हो और जो ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न हुआ था, वो क्या होता है? आपका फाइल हैंडलर। अगर आपने इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो पूरा डाटा ऑफ द टेक्स्ट फाइल विल बी रिटर्न एज ए सिंगल स्ट्रिंग। तो सपोज करो आपकी कोई टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर कुछ डाटा है आपका, तो पूरे का पूरा डाटा एज ए सिंगल स्ट्रिंग विल बी गिवन टू यू। ओके, इन द केस ऑफ रीड लाइन क्या देता है आपको? रीड करता है n बाइट्स फ्रॉम ए सिंगल लाइन ऑफ द फाइल। तो इस केस में क्या है? अगर सपोज करो कर्सर हमारा यहाँ है, तो रीड लाइन क्या करेगा? इस लाइन के अंदर n बाइट्स जहां तक आ रही हैं आपकी, वो n बाइट्स को रीड करेगा और रिटर्न कैसे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग। दैट मीन्स अगर रीड लाइन के अंदर आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट लाइन मिल जाएगी पूरी की पूरी इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग। ध्यान दीजिएगा, अगर n की वैल्यू लेट से 100 है, या कुछ भी वैल्यू है जो फर्स्ट लाइन के टोटल नंबर ऑफ बाइट्स से ज्यादा है, तो उस केस में आपको टोटल नंबर ऑफ लाइन जितनी है आपकी बाइट्स की इन द फर्स्ट लाइन, वही कैरेक्टर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लाइन में अगर 5 कैरेक्टर हैं और आपने एन की वैल्यू 100 डाल दी तो आपको 100 कैरेक्टर्स मिलेंगे। नहीं, आपको 5 कैरेक्टर ही मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम कैरेक्टर कितने मिल सकते हैं आपको एक लाइन से? जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो लाइन के अंदर होल्ड कर रहे हैं। नाउ लास्ट वन इज रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करता है? आपकी जितनी भी लाइंस हैं आपकी फाइल के अंदर, उनको क्या करता है? रीड करता है। और रिटर्न कैसे करता है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो आई गेस थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लगा होगा कि कौन कौन से फंक्शंस हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर, एंड वो फंक्शंस कैसे काम करते हैं, मोर ओवर क्या रिटर्न करते हैं वो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो सारी लाइन को रीड करता है फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड रिटर्न देम इन ए लिस्ट। तो फॉर दैट वी हैव ए रीड लाइंस। ये क्या देता है आपको? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जहां पे हर स्ट्रिंग क्या हो गई? एक इंडिविजुअल लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल। रीड क्या करता है आपको? स्ट्रिंग फंक्शन देता है।
similarly string and similarly string. Hence, इस केस में option number A will be the correct one. See, I can directly give you answer as well, but it does not solve any purpose over here. आपको कुछ फायदा ही नहीं होगा कि अगर आप सिर्फ इस आंसर को तो समझ पाएंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो आप समझ पाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है पेपर में, देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट. बट इफ यू गो अराउंड द क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स एज वेल, and moreover you will be able to answer related questions as well. Okay, now with that note, moving on to the next one. Next one says the values provided in a function call statement are referred as. ठीक है, तो दैट मीन्स जनरली क्या करते हो जब आप फंक्शन कॉल करते हो, लेट्स से ए बी सी. ठीक है, तो जो ये वैल्यू होती है उस वैल्यू को क्या कहते हो आप, आर्ग्यूमेंट्स कहते हो. ओके, so in case option number B will be the correct one. I'll just take another minute over here to make you understand कि arguments and parameters होते क्या हैं and then क्या basic difference होता है दोनों के अंदर. ठीक है, तो in generally there are different namings for an arguments. क्या क्या है आपका arguments को क्या कहते हो आप, arguments भी कहते हो, actual arguments भी कहते हो और actual parameters भी कहते हो. ठीक है, ये क्या होते हैं जब फंक्शन आप कॉल करते हो उस टाइम जो वैल्यू आप पास ऑन करते हो, दैट वैल्यू नोन एज आर्ग्यूमेंट्स, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्चुअल पैरामीटर. ऑन द अदर एंड जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो और जो वैल्यूज आप यहाँ डिजाइन करते हो उन वैल्यू को क्या कहते हो आप, पैरामीटर्स, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल पैरामीटर. ध्यान दीजिएगा, किसी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी आया था बेस्ड ऑन द डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर. तो यू नीड टू रिमेंबर कि आर्ग्यूमेंट्स को आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते हैं. ऑन दी अदर हैंड पैरामीटर्स को आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं. ना अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इस केस में. तो इस केस में एक्स और वाई क्या हो गए, आपके पैरामीटर्स हो गए जिनको आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं. एंड एंड इस केस में जब आप लाइन नंबर 6 में फंक्शन कॉल कर रहे हो तो ये क्या हो गए, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोला जाता है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज आर्ग्यूमेंट्स. Now moving on to the next one. Next one is saying what will be the output of the following code. तो सिंपली क्या करता हूं, पहले मैं लाइन नंबरिंग कर देता हूं so that it is easy to make you understand कि कौन सी लाइन काम कर रही है. तो फर्स्ट केस में क्या है, str1 इक्वल्स टू हेलो. तो आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, इसका क्या वैल्यू दे रखी है आपको, हेलो. सिमिलरली एक सेकंड स्ट्रिंग दे रखी है आपको डियर के नाम से. नाउ करना क्या है लाइन नंबर 3 में, स्ट्रिंग 1 इज टू 2 एंड स्ट्रिंग 2 डॉट अपर. तो यहाँ दो फंक्शनैलिटी यूज हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार. स्टार जनरली क्या बोला जाता है, आप स्ट्रिंग के केस में, लिस्ट के केस में स्टार को बोला जाता है रिपीटिशन. न्यूमेरिक के केस में इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी उसको क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर देगा. तो इस केस के अंदर क्या होता है, एक डाटा टाइप क्या होता है आपका, इंटीजर. दूसरा क्या होता है आपका कोई सीक्वेंस डाटा टाइप, यानी कि लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल. अब इस केस में क्या दे रखा है आपको, str1 इंटू 2. ठीक है, तो str1 क्या है आपकी, हेलो. तो हेलो विल बी रिपीटेड 2 टाइम्स. ध्यान दीजिएगा बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा क्योंकि रिपीटिशन ऑपरेशन कोई स्पेस अलाउ नहीं करता. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फॉलोड बाय कॉमा. कॉमा की वजह से क्या होगा, एक स्पेस आ जाएगा. क्यों, क्योंकि पाइथन के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है उसके अंदर जो सेपरेटर पैरामीटर होता है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्पेस होती है. सेपरेटर पैरामीटर काम कैसे करता है, अगर आपकी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दो या दो से ज्यादा वैल्यूज हैं तो हर वैल्यू को सेपरेट करेगा विद द सेपरेटर वैल्यू, जो इस केस में क्या है आपकी स्पेस. सिंस इस केस में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो सेपरेट आउट हो रहे हैं या दो वैल्यूज हैं जो सेपरेट आउट हो रही हैं, कौन कौन सी, स्ट्रिंग 1 इंटू 2 एंड स्ट्रिंग 2 डॉट अपर. दैट्स वाई बीच में क्या आएगा, एक स्पेस आएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग 2 डॉट अपर. तो क्या करेगा, जो स्ट्रिंग 2 है आपकी, इस केस में जो डियर है उसके सारे कैरेक्टर्स को क्या कर देगा, अपर केस कर देगा. हेंस आपका आउटपुट क्या आएगा, इस तरह से आउटपुट आएगा. ठीक है, while determining the output of any question make sure कि आप हर स्टेटमेंट के हर एक नुएंसेस को समझ रहे हैं, वरना होगा क्या, छोटी सी गलती से क्या होगा, आपका प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. हेंस इस केस में क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज which access mode is used to open a binary file for both reading and writing. ओके, तो ऐसा कौन सा एक्सेस मोड है हमारा बाइनरी फाइल के अंदर जो आपको अलाउ कर रहा है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. फॉर दैट आई जस्ट टेक यू टू द पीपीटी सो दैट आपको थोड़ी बेसिक क्लैरिटी आए रिगार्डिंग द एक्सेस मोड इन पाइथन.
ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंटेक्स फंक्शन क्या होता है ओपन फंक्शन का, दिस वन, ओपन फाइल नेम विद एक्सटेंशन, जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से abc.txt। नाउ एक्सेस मोड क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप फाइल को किस तरह से ओपन करना चाहते हो, रीडिंग पर्पस के लिए ओपन करना चाहते हो, राइटिंग पर्पस के लिए ओपन करना चाहते हो, दैट इज डिसाइडेड बाय एक्सेस मोड। तो इन जनरल हमारे पास दो मेजर पैरामीटर्स होते हैं ओपन फंक्शन के अंदर, फर्स्ट वन इज फाइल नेम विद एक्सटेंशन, सेकंड वन इज एक्सेस मोड। नाउ दिस एक्सेस मोड के अंदर हमारे पास तीन वैल्यू हो सकती हैं, आर, ए एंड डब्ल्यू। इनको पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं, देन विल टॉक अबाउट अनदर कैविएट व्हिच इज प्लस ओवर हियर। ठीक है। तो आर मोड क्या करता है, आपका आपका फाइल ऑफसेट कहां लेके जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। और क्या ऑपरेशन अलाउड है आपके, ओनली रीडिंग। एंड ये केस में क्या है, एंड ऑफ द फाइल, एंड ओनली राइटिंग ऑपरेशन इज अलाउड। डब्ल्यू मोड के केस में क्या है, कर्सर कहां जाएगा आपका, बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे, लेकिन जो पुराना डाटा होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। और कौन सा ऑपरेशन अलाउड है, ओनली राइटिंग। इन केस ऑफ प्लस बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इज अलाउड। दैट मीन्स ये काम कैसे करता है, अगर आपने आर प्लस ओपन किया तो क्या होगा, कर्सर कहां पे हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। और कौन कौन सा ऑपरेशन अलाउड है आपको, रीडिंग एंड राइटिंग। सेम फॉर ए प्लस के केस में क्या होगा, आपका कर्सर कहां पे होगा, एंड ऑफ द फाइल में। और कौन सा ऑपरेशन अलाउड है आपको, रीडिंग एंड राइटिंग, बोथ ऑपरेशंस आर अलाउड। इन केस ऑफ बाइनरी फाइल कोई भी मोड क्या होता है, अपेंड होता है बी के साथ। तो कौन कौन से मोड हो जाएंगे आपके पास, आर बी, ए बी, डब्ल्यू बी, आर बी प्लस, ए बी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस, ये सब क्या हो गए आपके मोड्स हो गए बाइनरी फाइल के अंदर। क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर कब रिकॉग्नाइज करता है कि आप किस मोड में ओपन करना चाह रहे हो बाइनरी फाइल को, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बी। ओके। नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कि कौन सा एक्सेस मोड है पाइथन के अंदर जो आपको अलाउ कर रहा है टू ओपन फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। तो फॉर श्योर क्या आना चाहिए, बी प्लस आना चाहिए। तो नाउ कौन कौन से ऑपरेशन ऐसे हैं, आर बी प्लस, ए बी प्लस एंड डब्ल्यू बी प्लस। तो नाउ लेट्स सी द ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो डब्ल्यू बी प्लस ही एक ऑलरेडी ऑप्शन ऐसा है जो दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर ए में, जो क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा टू ओपन ए फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। आर प्लस किसके लिए हो गया, आपका टेक्स्ट फाइल के लिए। सिमिलरली डब्ल्यू प्लस किसके लिए हो गया, टेक्स्ट फाइल के लिए। नाउ डब्ल्यू बी क्या हो गया, इट अलाउड टू ओपन ए बाइनरी फाइल ओनली फॉर राइटिंग पर्पस, नॉट फॉर द रीडिंग पर्पस। ओके। तो आई होप थोड़ा बेसिक क्लियरिटी आई होगी रिगार्डिंग द एक्सेस मोड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द रीड मेथड रिटर्न्स। अभी हमने जस्ट पढ़ा था रीड फंक्शन क्या काम करता है, आपका स्ट्रिंग रिटर्न करता है। वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने आपको बताया था कि रीड फंक्शन क्या काम करता है, आपको रिटर्न करता है स्ट्रिंग। सिमिलरली रीड लाइन भी क्या करता है, स्ट्रिंग। पर रीड लाइन क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। हैंस इस केस में क्या आएगा हमारा आंसर, स्ट्रिंग वुड बी द राइट आंसर। लिस्ट ऑफ इंटीजर किसी केस में नहीं मिलता, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर हमारे किसी केस में नहीं मिलता, लिस्ट ऑफ लाइन्स मिल जाती है हमें किस केस में, रीड लाइन्स के केस में। ठीक है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर स्लाइसिंग इन ए लिस्ट। तो कोई भी सीक्वेंस डाटा टाइप है हमारे पास, चाहे स्ट्रिंग है, चाहे लिस्ट है, और चाहे टपल है, इन तीनों ही के अंदर क्या होती है, आपकी स्लाइसिंग अलाउड होती है। अब स्लाइसिंग काम कैसे करती है, इट इज डिनोटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। फंक्शनैलिटी बिल्कुल सिमिलर है टू द रेंज फंक्शन। इस केस में भी क्या होता है, वैल्यू कैसे जाती है, स्टार्ट से लेकर स्टॉप -1 तक, बेस्ड ऑन द स्टेप वैल्यू। ओके। प्लस यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप क्या होते हैं आपके, अलोंग विद स्टेप वैल्यू, सारे ही क्या होते हैं आपके ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल का मतलब अगर आप इन तीनों वैल्यूज की या तीनों ऑब्जेक्ट्स की कोई वैल्यू पास ऑन नहीं भी करोगे तो भी स्लाइसिंग फंक्शन काम करेगा। तो इन जनरल स्टार्ट की वैल्यू क्या होती है, बेस्ड ऑन द स्टेप वैल्यू। अगर स्टेप की वैल्यू 0 है तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होती है, बिगिनिंग ऑफ द सीक्वेंस डाटा टाइप विच इज 0 जनरली। एंड लेट्स से एल है टोटल लेंथ, तो एल -1 तक। इस केस में अगर लेस देन 0 है आपकी स्टेप वैल्यू, तो कहां से स्टार्ट होता है आपका, -1 से, और कहां तक जाता है आपका, -l तक। ओके। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्टेप, वेदर स्टेप इज पॉजिटिव और स्टेप इज नेगेटिव, उस केस में क्या होता है, अकॉर्डिंगली मूव करता है। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है स्टेप की, आपकी +1, सिमिलर टू द रेंज फंक्शन जहां पे स्टेप की वैल्यू भी क्या होती है, +1। However, in this case, it is asking which symbol is used for slicing in a list. So, in this case, option number C will be the correct one. Okay. Now, question number 8 is an exception is handled in the dash block. तो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है एक्सेप्शनल हैंडलिंग के ऊपर। पाइथन के अंदर एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है।
आई जस्ट टेक ए मोमेंट ओवर हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके चार मेजर ब्लॉक्स होते हैं ट्राई एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, वो कोड जो आपको एरर दे सकता है जनरली कहाँ पुट किया जाता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। ठीक है, नाउ एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है आपका, अगर आपके जो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड आपने प्लेस किया है, अगर कोई एरर जनरेट हो रहा है, रन टाइम एरर जनरेट हो रहा है, तो उस एरर को कैसे हैंडल करना है, दैट कोड इज प्लेस्ड अंडर एक्सेप्ट ब्लॉक। एल्स के अंदर क्या होता है, अगर आपका ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, दैट मीन्स कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, उस केस में क्या होता है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एंड फाइनली ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है आपका, चाहे आपके प्रोग्राम में एरर जनरेट हुआ हो या ना हुआ हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है। ठीक है, नाउ इस केस में एन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड इन द एक्सेप्ट ब्लॉक। तो इस केस में क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। ध्यान दीजिएगा, इट इज सिमिलर टू इफ एल्स। अगर ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक की बात करूं तो वी कैन हैव मल्टीपल एल्स ब्लॉक, सिमिलरली वी कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक इन द पर्टिकुलर कोड। ओके, now moving on to the next one. Next one is question number 9, straight true or false। तो आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि whether this particular statement is true or false। तो स्टेटमेंट क्या है आपकी, the clear method of a dictionary removes only single element from the dictionary, this is false। I'll just take you to the ideally so that you will be able to understand कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। लेट्स से कोई डिक्शनरी है आपके पास जिसके अंदर ये डिटेल्स हैं आपकी, नेम, एज एंड क्लास, ये तीनों ही क्या हो गई आपकी कीज हो गई, क्योंकि क्या होता है आपका कीज वैल्यू पेयर में होता है, जिसके अंदर की विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यू विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। नाउ बिफोर क्या क्या करा आपने, प्रिंट करा लिया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी एज इट इज। नाउ यूजिंग क्लियर मेथड व्हाट यू हैव डन, क्लियर मेथड काम क्या करेगा, सारे के सारे एलिमेंट को आपके डिलीट कर देगा। जितने भी एलिमेंट हैं आपके डिक्शनरी के अंदर उनको क्या क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। बट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगा, यानी कि डिक्शनरी डिलीट नहीं हुई, उस डिक्शनरी के सारे एलिमेंट डिलीट हो गए। तो क्लियर करने के बाद क्या मिलेगा आपको, एक एम्प्टी डिक्शनरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्लियर मेथड क्या करता है, आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी देता है। ओके, अगर आपको पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी है तो फॉर दैट वी हैव ए डिलीट कीवर्ड, जो क्या करता है आपकी पूरी डिक्शनरी को डिलीट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में क्या करते हैं आप, डिलीट स्टूडेंट अगर डिटेल्स, तो इस केस में जब आप पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाती है और आपका पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, तो उस केस में लाइन नंबर 5 में क्या आता है, आपको एरर मिलता कि ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो जस्ट टू क्लियर आउट, क्लियर फंक्शन क्या काम करता है आपका, डिक्शनरी को एम्प्टी करता है, बट जो वेरिएबल है उसको होल्ड पे रखता है, यानी कि एक एम्प्टी डिक्शनरी आपकी रहती है। बट इन द केस ऑफ डिलीट क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी वेरिएबल को ही क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। हेंस हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी, फॉल्स है, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट रिमूव नहीं करता, ये क्या करता है, पूरी की पूरी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको रिमूव कर देता है फ्रॉम द डिक्शनरी। ओके, now, the question number 10 is, what is the default return value of a function that does not explicitly return a value? Okay, so it is saying कि for an example एक function है आपके पास, let's say x, y, ये जो क्या कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, c equals to x plus y और print c करा रहा है। अब आपने क्या करा, इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, आपने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर विथ टू वैल्यू, 2 एंड 3। तो इस केस में क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा, लेट मी डू द लाइन नंबरिंग फर्स्ट। तो लाइन नंबर 4 पे जब फंक्शन कॉल होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी कॉल कैसे होगी, पहले लाइन नंबर 4 पे जाएगा, लाइन नंबर 4 के बाद क्या करेगा, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 1 पे क्या होगी, x की वैल्यू मैप हो गई 2 से और y की 3 से। नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 पे क्या हो गया, c की वैल्यू x प्लस 5 विच इज 2 प्लस 3। देन नेक्स्ट क्या होगा, इट विल गो टू लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा 5 विल बी प्रिंटेड। नाउ इट विल कम बैक टू लाइन नंबर 4 जहां से फंक्शन आपका कॉल हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन के अंदर आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी, सिंस पाइथन के अंदर आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिए, तो क्या रिटर्न करेगा आपका, ये नन रिटर्न करेगा। तो इस केस में क्या प्रिंट होगा आपका, नन विल बी प्रिंटेड इन दिस पर्टिकुलर केस। Hence, option number C will be the correct one in this case. If you wish, you can run this code on the ideally to cross check कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो नन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके,
तो इस केस में क्या आएगा, कोई भी रिटर्न वैल्यू ऑफ ए फंक्शन अगर कोई रिटर्न नहीं करा रहा है आपका फंक्शन, तो उस केस में क्या आएगा, हमेशा नन आएगा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज कि आपको एक लिस्ट दे रखी है LST1 जिसके अंदर कुछ वैल्यूज दे रखी है। आपसे पूछा गया है कि जब आप स्लाइसिंग करोगे विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू तो क्या आउटपुट आपका आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्लाइसिंग के अंदर क्या होता था, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, जिसके अंदर स्टेप की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू क्या होगी अगर वो वैल्यू पास ऑन नहीं हुई। तो इस केस में स्टेप की वैल्यू क्या है, -1। सिंस इट इज अ -1, तो स्टार्ट वैल्यू क्या होगी, लास्ट वैल्यू यानी कि -1, और स्टॉप वैल्यू क्या होगी आपकी, एंड ऑफ द या स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। तो इस केस में इट विल बी -L-1। ठीक है, तो कैसे जाएगा, स्टार्ट से लेकर स्टॉप -1 तक, यानी कि अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं तो वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -1 से लेकर -5 तक। और क्या होगी, आपकी एक नई लिस्ट जनरेट हो जाएगी जिसके अंदर क्या होंगी, वैल्यूज होंगी फ्रॉम -1 टू -4। ठीक है, तो क्या होगी, -1 से -4। तो क्या आउटपुट आएगा आपका, 400, 300, 200 एंड 100, विच इज ऑप्शन ए इन दिस पर्टिकुलर केस। आई होप आपको स्लाइसिंग का थोड़ा बेसिक आइडिया लगा होगा। स्लाइसिंग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली क्लास 11th और 12th के लिए, क्योंकि स्लाइसिंग से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एंड मोर ओवर आपका जो बड़ा पीस है किसी डाटा टाइप का, उसमें से क्या कर सकते हो आप, छोटा टाइप निकाल सकते हो बेस्ड ऑन द स्टेप वैल्यू एंड स्टार्ट एंड स्टॉप की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से आप छोटा छोटा पीस आप निकाल सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कि जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है आपका वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टैक डाटा प्रिंसिपल काम करता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स जो एलिमेंट सबसे बाद में जाएगा स्टैक के अंदर वो सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेसिकली इट वर्क्स लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल पहले एलिमेंट नंबर 5 इंसर्ट गया, देन 6 गया, देन 7 गया, लेकिन जो सबसे पहले बाहर आएगा वो कौन सा आएगा, 7 बाहर आएगा, देन 6 बाहर आएगा, एंड देन फाइनली 5 बाहर आएगा फ्रॉम द स्टैक। दैट्स हाउ स्टैक particularly वर्क्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। तो इन दिस केस इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, now moving on to the next one. Next one is question number 13. Question number 13 क्या है आपका, which of the following is the correct syntax for the seek function। तो I'll just move to the PPT to make you understand कि seek function काम कैसे करता है। ठीक है, seek function क्या काम करता है, बेसिकली जो आपके फाइल ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसे क्या करता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्लेस करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी एक फाइल है और आप इनिशियली लेट से इस पोजीशन पर हो और आपको यहां जाना है, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए सीक फंक्शन। अब सीक फंक्शन काम कैसे करता है, क्या सिंटैक्स है उसका, तो सिंटैक्स इज जो भी फाइल ऑब्जेक्ट है आपका, यानी जब आप फाइल ओपन कर रहे थे तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ आपका, इस केस में क्या है एफ, उससे उससे क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, अपने ऑफसेट को किसी डिजायर्ड पोजीशन पे प्लेस कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे पोजीशन नंबर 7 पे प्लेस करना है, यानी कि इनिशियल 6 बाइट पे, तो दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ एफ डॉट सीक ऑफ 7। ठीक है, तो ये काम मैं कर सकता हूँ सीक फंक्शन की हेल्प से कर सकता हूँ। नाउ देयर इज एन ऑप्शनल पैरामीटर ओवर हियर विच इज रेफरेंस पॉइंट। इसके बारे में अभी बात करते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले ऑफसेट क्या हो गया, ऑफसेट बेसिकली क्या हो गया कि किस पोजीशन पे आप प्लेस करना चाहते हो, और रेफरेंस पॉइंट हो गया कि किस स्टार्टिंग पोजीशन से आप प्लेस करना चाहते हो। तो सीक फंक्शन के अंदर हमारे पास तीन पोजीशन अलाउड होती हैं, 0, 1 एंड 2। 0 इज बिगिनिंग ऑफ द फाइल विच इज ए डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आपने कोई वैल्यू पास नहीं करी, जैसे मैंने इस केस में कोई वैल्यू पास नहीं करी थी एफ डॉट सीक, और मैंने क्या लिख दिया था डायरेक्टली 7, तो इस केस में मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट पास नहीं किया था, दैट मीन्स ये क्या है आपकी एक डिफॉल्ट वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली क्या प्लेस करेगा आपको, 7th बाइट से प्लेस कर देगा। ओके, तो 0 क्या हो गई डिफॉल्ट वैल्यू, देन 1 क्या हो गई बेस्ड ऑन द करंट पोजीशन, एंड सेकंड इज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी आप, मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से आप 50 पोजीशन पर हो और आपको जाना है 45 पे, तो क्या करोगे आप, एफ डॉट सीक -5। ठीक है, एंड विद द वैल्यू ऑफ 1। सिमिलरली इस केस में अगर क्या जाना है आपको, फ्रॉम द एंड आपको अगर कोई पोजीशन पे जाना है, लेट्स से लेस 10 पे, तो उस पे क्या आएगा, 10th आ जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द अवर क्वेश्चन देन। तो करेक्ट सिंटेक्स क्या हो गया आपका, ऑफसेट
followed by default value of reference point, which is in this case option number A will be the correct one. ठीक है. Now moving on to the next one. Next one is, where is the position of the file pointer when a file is opened in append mode? इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, तो आई जस्ट ब्रीफली टेक यू टू द दिस वन. तो हमारे पास तीन एक्सेस मोड होते हैं, आर ए एंड डब्ल्यू. अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो क्या ऑफसेट कहाँ पे है इसका? बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे. ठीक है, रीड मोड का बिगिनिंग ऑफ द फाइल, अपेंड मोड का एंड ऑफ द फाइल, और डब्ल्यू मोड का अगेन बिगिनिंग ऑफ द फाइल, विद एन एक्सेप्शन की जो क्या करेगा, पुराने कंटेंट को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा. सो इन दिस केस अगर अपेंड मोड में फाइल ओपन हुई है तो कंटेंट कहाँ होगा आपका? एंड ऑफ द फाइल पे. तो फाइल ऑफसेट की पोजीशन कहाँ पे होगी आपकी? एंड ऑफ द फाइल. नाउ इट इज सेइंग व्हाट इज द करेक्ट कोड टू डिस्प्ले द लास्ट थ्री कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग फाइल हैंडलिंग. तो आपको अगर लास्ट थ्री कैरेक्टर्स प्लेस करने हैं तो क्या सही कोड होगा इसका? तो नाउ लेट्स को क्या करते हैं, इंडेक्सिंग कर देते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. जब भी कोई क्वेश्चन आए स्लाइसिंग का तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए आपको? उसकी इंडेक्सिंग करनी चाहिए. सी ऑप्शन बाय ऑप्शन ट्राई टू फिगर आउट क्या आउटपुट आएगा हर केस के अंदर. तो इस केस के अंदर आपको स्टार्ट की वैल्यू दे रखी है, आपको स्टॉप की और स्टेप की वैल्यू नहीं दी. दैट मीन स्टॉप स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई? +1, जिससे क्या हो गया, स्टॉप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई? लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग. तो सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ई, तो आउटपुट क्या आएगा आपका? ई स्पेस एंड हैंडलिंग. दिस विल बी द आउटपुट इन दिस पर्टिकुलर केस. नाउ इस केस में क्या दे रखे है? स्टार्ट वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 3 और स्टेप वैल्यू 1. दैट मीन्स एलिमेंट कहां से जाएगा? 1 से लेकर 2 तक. तो इंडेक्स 1 और 2 की वैल्यू क्या है आपकी? आई एंड एल. तो इस केस में क्या हो गया? ये हो गई आपकी एक स्ट्रिंग वैल्यू. इस केस में क्या होगा? स्टार्ट वैल्यू क्या है आपकी? -3. -3 की मतलब -1, -2 और -3. दैट मीन्स स्टार्ट कहां से होगा? -3 से. सिंस स्टॉप वैल्यू नहीं दी और स्टेप वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? पॉजिटिव, तो वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? -3 से स्टार्ट होगी और एंड ऑफ द स्ट्रिंग विच इज INNG. एंड इस केस में क्या होगा? स्टार्ट वैल्यू कुछ नहीं दी, स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं दी, और स्टेप वैल्यू क्या दी है? -1. सिंस स्टेप वैल्यू इज -1 तो स्टार्ट कहां से होगा आपका? फ्रॉम द लास्ट स्ट्रिंग. और क्या होगा? इन द रिवर्स मैनर इट विल बी प्रिंटिंग विच इज GNILDNA कैपिटल H फॉलोड बाई स्पेस ELINF. हेंस अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन. बट आपको पता होना चाहिए कि स्लाइसिंग काम कैसे करती है बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्टेप वैल्यू. प्लस अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन है आपको स्टार्ट स्टॉप की स्टेप की, तब उस केस में वो कैसे काम करता है. ओके. Now, moving on to the next one. Next one is question number 16. It is saying which of the following is the correct syntax for writing to a binary file. तो बाइनरी फाइल में अगर आपको लिखना है तो क्या करेक्ट सिंटेक्स उसका है? तो सबसे पहले बाइनरी फाइल में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइटिंग का, रीडिंग का, तो क्या करते हो आप? पिकल मॉड्यूल की हेल्प से करते हो. ठीक है. देन राइटिंग के केस में क्या है आपके पास? पिकल मॉड्यूल के अंदर डंप फंक्शन होता है और फॉर रीडिंग वी हैव ए लोड फंक्शन. अब कैसे काम करता है? जो भी मॉड्यूल है आपका पिकल डॉट डंप, डंप क्या है? राइटिंग के लिए. जो भी डाटा आपको डंप करना है और जिस फाइल ऑफसेट से आपने फाइल ओपन करी है, फॉर एग्जांपल आपने फाइल ओपन करी होती abc.dat, ठीक है, लेट्स से WB मोड में. ठीक है. तो उस केस में क्या करते हैं आप? डाटा को डंप करते विद ऑफ फाइल ऑफसेट क्या है आपका? F. तो हेंस इस केस में क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि पिकल डॉट डंप और जिस ऑब्जेक्ट को आप डंप करना चाह रहे हो एंड जिस फाइल में आप डंप करना चाह रहे हो उस फाइल का फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडलर. इस केस में फाइल हैंडलर नहीं है, ये लोड तो आपके लिए नहीं है, और लोड का सिंटेक्स भी गलत है. फॉर लोड क्या करते हो आप? जिस डाटा को आप लेना चाहते हो एफ डॉट सॉरी पिकल डॉट लोड और ब्रैकेट में एफ. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18. क्वेश्चन 17 एंड 18 क्या है आपके? असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड है. अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं आपकी ए एंड आर, तो अगर एंड साथ में ही आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो उस केस में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. अगर आपकी ए एंड आर दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उस केस में ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन. अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर सी, और अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो ऑप्शन नंबर डी. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एंड ट्राई टू फिगर आउट क्या ऑप्शन इसका है. द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17. असर्शन क्या है इसके अंदर?
जो सेपरेटर कैरेक्टर होता है सीएसवी फाइल के अंदर उसको आप डिलिमीटर बोलते हो। ऑब्वियसली इट इज ट्रू, क्योंकि जैसे कॉमा हो गया, कॉमा क्या होता है, कॉमा क्या बोलते हो आप, डिलिमीटर बोलते हो सीएसवी के अंदर। ठीक है, यानी कि जिससे हर एक जो वैल्यू है वो क्या हो रही है आपकी, सेपरेट आउट हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। Now R is the reader and writer objects are used to read and write in a CSV file. It is also correct कि जो रीडर और राइटर ऑब्जेक्ट होते हैं सीएसवी फाइल के अंदर वो क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन। बट जो रीजनिंग है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर द असर्शन। हैंस इस केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। क्योंकि ए और आर दोनों ट्रू तो हैं, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर assertion statement. Now moving on to the question number 18. Question number 18 is variable defined within a function are known as local variable. It is a correct statement. That means अगर कोई function है मेरा और इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल यूज कर रहा हूं, लेट्स से बी इक्वल्स टू 9, तो बी क्या है हमारा, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द रीजनिंग। Variable declared inside a function can be accessed only within that function and hence are known as local variable. This statement is also true and moreover it is a correct explanation of assertion. Hence इस केस में क्या है, ऑप्शन नंबर ए will be the correct one. Okay. So with that note, that is the last question of our section A. What I want from your end is now कि थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सा ब्रीथिंग कीजिए, एक दो मिनट का पॉज कीजिए वीडियो को और देन कंटिन्यू कीजिए सो दैट आप थोड़ा रिलैक्स हो पाए और कंफर्टेबल हो पाए। Okay, I hope you had your break. Now let's begin with the section B. And first question section B के अंदर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 which is saying what will be the output of the following code. तो आपको एक रेंज फंक्शन दे रखा है और आपसे पूछा है कि क्या आउटपुट आएगा। तो सिमिलर टू स्लाइसिंग, रेंज फंक्शन में क्या काम करता है, स्टार्ट से लेकर स्टॉप -1 एंड बेस्ड ऑन द स्टेप वैल्यू आपके अकॉर्डिंगली क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो इस केस में स्टार्ट वैल्यू क्या दे रखी है आपको, -1, और स्टॉप वैल्यू क्या दे रखी है आपको, -5, और स्टेप वैल्यू क्या दे रखी है, -1। तो अगर आपको कभी भी डाउट हो तो आप ऐसा कीजिएगा हमेशा इस तरह से, पहले एक नंबर लाइन बना लीजिए विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 देन 1 2 3। ठीक है, इन द केस ऑफ नेगेटिव इट इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब होता क्या है, वैल्यू कैसे चलती है आपकी, वन लेस वैल्यू। तो -1 से कहां तक जाओगे आप, -4 तक। क्यों, इन द केस ऑफ नेगेटिव स्टेप वैल्यू, वैल्यू कहां मूव करती है, लेफ्ट हैंड साइड पे। पॉजिटिव के केस में वैल्यू मूव करती है राइट हैंड साइड पे। तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, वैल्यू फ्रॉम मूव फ्रॉम -1 टू -5 विच इज इन दिस केस क्या करेगी, -1 से -4। तो हर इटरेशन में जब आई की वैल्यू प्रिंट होगी तो पहले क्या प्रिंट होगा, -1 -2 -3 and -4. Okay, what I'll do, I'll just quickly move to the ideally and try to run this one so that आपको क्लैरिटी आए कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। -1 से -5 और स्टेप वैल्यू क्या है आपकी, -1, और सिंपली क्या करोगे आप, प्रिंट आई। तो इफ आई रन दिस वन यू विल सी कि क्या आउटपुट आपका आ रहा है। ओके, तो एज यू कैन सी आउटपुट क्या आ गया आपका, -1 से -4। लेकिन ध्यान दीजिएगा पेपर में आपको आइडियली नहीं मिलने वाला, तो यू नीड टू बी 100% श्योर अबाउट योर कॉन्सेप्ट कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हो वो ही सही है। ओके, नाउ विद दैट नोट मूविंग टू द और पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, क्या दे रखी है आपको, स्टेटमेंट दे रखी है। लेट मी डू द लाइन नंबरिंग फर्स्ट सो दैट आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन सी लाइन पे काम आप कर रहे हो ना। उसके अंदर क्या है, लूप के अंदर लूप है। तो फर्स्ट इज फॉर आई इन नम, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, हर एक वैल्यू को ट्रेवर्स कर रहे हो ऑफ नम। नम क्या है, लिस्ट है। तो इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी, पहले फर्स्ट केस में 2 देन 6 देन 8 एंड देन फाइनली 9। नाउ सेकंड जो लूप है आपका, या जो इनर लूप है वो कैसे काम कर रहा है, फ्रॉम रेंज 1 से लेकर आई मॉडुलस 8। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आई मॉडुलस 8 कैलकुलेट करोगे, देन आप क्या करोगे, रेंज डिसाइड करोगे। ठीक है, तो आई मॉडुलस 8 क्या हो गया, तो 2 मॉडुलस 8 क्या हो गया, 2 हो गया। अब मॉडुलस ऑपरेटर काम कैसे करता है, जब आप अपर वैल्यू को यानी जो ऊपर लिखी हुई है उसको आप डिवाइड करोगे 8 से, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है आपको, रिमाइंडर देता है। तो 2 मॉडुलस 8 केस में रिमाइंडर क्या आ गया, 2। 6 मॉडुलस 8 केस में 6, 8 मॉडुलस 8 केस में 0, और 9 मॉडुलस 8 के केस में 1। ओके, नाउ रेंज कैसे डिसाइड होगी इस केस में, रेंज विल बी 1, 2
दैट मीन्स लूप कितनी बार चलेगा, किस वैल्यू के लिए चलेगा, आपकी वैल्यू 1 के लिए। नाउ इस केस में रेंज विल बी 1 से लेकर 6, तो दैट मीन्स 1 से लेकर 5 तक वैल्यू जाएगी। 1 से लेकर 0, तो इस केस में लूप रन ही नहीं होगा। अगेन इस केस में 1 से लेकर 0 तक, तो वैल्यू क्या होगी, आपका लूप रन होगा ही नहीं। तो आपका लूप किस केस में रन होगा, दो केस में रन होगा, 1 से लेकर 1 to 5, और यानी वैल्यू 2 के लिए और वैल्यू 6 के लिए। बाकी वैल्यू 8 और 9 के लिए लूप आपका रन होगा ही नहीं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी फर्स्ट इटरेशन में क्या काम होगा। जब आपकी आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो उस केस में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी सिंपली 1। तो क्या प्रिंट कराना है आपको, एन फॉलोड बाई हैश। ठीक है, तो क्या होगा, 1 स्पेस हैश। ठीक है, एंडेड बाय एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट मीन्स कुछ भी एंड अब नहीं होगा। तो नेक्स्ट इटरेशन कहां से स्टार्ट होगी, आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होगी। नाउ सिंस आपके जब आई की वैल्यू 2 है, तो लूप कितनी बार रन होगा, एक ही बार रन होगा। जब एक ही बार रन होगा, तो ये इटरेशन क्या होगी, खाली एक ही बार रन होगी। नाउ आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 5, जो क्या कर रहा है, आपकी नई लाइन को प्रिंट कर रहा है। तो जब नेक्स्ट वैल्यू जो भी आएगी आपकी, अब वो कहां से आएगी, यहां से आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 1, 6, दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेकर 5। तो फर्स्ट केस में वैल्यू क्या आई थी आपकी, 1 स्पेस हैश। नेक्स्ट केस में क्या आएगी, अब 1 से लेकर 5 तक, तो हर केस में क्या होगा, 1 स्पेस हैश, देन 2 स्पेस हैश, देन 3 स्पेस हैश, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो क्या आएगी वैल्यू, 1 स्पेस हैश। नाउ 2 क्या आएगा, विदाउट स्पेस, देन हैश, देन अगेन 3 स्पेस हैश, देन 4 स्पेस हैश, देन फाइनली 5 स्पेस हैश। नाउ अगेन लूप कितनी बार चलेगा इस केस में, 5 बार चलेगा, 1 से लेकर 6, 5 वैल्यू के लिए। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट आएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू प्रिंट आपकी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फॉर वैल्यू 8 एंड 9 लूप आपका इटरेट होगा ही नहीं, इनर लूप क्या होगा, इटरेट होगा ही नहीं। बट हर बार क्या होगी, प्रिंट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी। तो क्या होगा, लेट्स से एक नई लाइन आ जाएगी, और अनदर फिर एक नई लाइन आ जाएगी। तो फाइनल आउटपुट क्या आ गया आपका, 1 स्पेस हैश, then 1 space hash, 2 space hash, 3 space hash, and so on so forth. If you wish, I can run this one on the ideally as well to make sure कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, just to make you see कि क्या आउटपुट आपका आ रहा है। तो I'll just copy this code from here. तो फर्स्ट केस में आपकी लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या है, 2, 6, 8 एंड 9। देन आपका लूप कैसे रन कर रहा है, फॉर आई इन नम, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू एक्सेस ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ आई जस्ट शो यू कि इस केस में आई की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, तो इस केस में आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2, 6, 8 और 9। ओके, सॉरी, आई हैव टेकन द रॉन्ग वेरिएबल नेम। तो लेट्स सी दिस वन। नाउ यू विल सी क्या आउटपुट आपका आ रहा है। तो आउटपुट क्या आ गया आपका, 2, 6, 8, 9, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू एक्सेस ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ आई। नाउ rather than this, let's stick with the code for I in range 1 comma I modulus 8। उस केस में क्या काम होगा, तो क्या करना है आपको, प्रिंट एन स्पेस फॉलोड बाई हैश एंड इक्वल्स, क्या करा, एंड पैरामीटर को क्या कर दिया आपने, सप्रेस कर दिया। सप्रेस करने से क्या होगा, जो एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्लैश एन, वो अब नहीं आएगी। ठीक है, देन क्या करा, फाइनली आपने प्रिंट कर दिया। नाउ इफ यू सी द आउटपुट, आउटपुट क्या आ रहा है आपका, 1 स्पेस हैश, 2 स्पेस हैश, 3 स्पेस हैश एंड 4। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी क्या है, दो ब्लैंक लाइन प्रिंट हुई है, जैसे कि हमने अपने क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था। तो आई होप आपको बेसिक क्लियरिटी आई होगी कि लूप काम कैसे कर रहा है, लूप के अंदर अगर अनदर लूप है तो कैसे काम कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन द एंड पैरामीटर एंड सेपरेटर पैरामीटर कैसे प्रिंट फंक्शन एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब तक की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका ये, क्वेश्चन 19 का और पार्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच इज सेइंग व्हाट इज अ सीएसवी फाइल, एंड आपको क्या करना है, उसके दो फीचर्स के बारे में लिखना है। तो फॉर दैट आई विल टेक यू टू द पीपीटी, सो दैट वी विल हैव बेटर क्लैरिटी कि सीएसवी फाइल होती क्या है। तो सीएसवी स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कि एक फाइल के अंदर जो वैल्यूज होती है वो किससे सेपरेटेड होती है, कॉमा से सेपरेटेड हैं।
तो सीएसवी क्या है? बेसिकली एक एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर डाटा कैसे स्टोर हो रहा है आपका टेबुलर फॉर्म में, यानी कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, जहां पे हर रो क्या हो गई आपकी रिकॉर्ड हो गई और हर कॉलम क्या हो गया आपका वैल्यू बोला जाता है। ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो गया, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो गया, एक रो क्या हो गई, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड। और हर वैल्यू जो है आपकी वो किससे सेपरेटेड हो रही है? कॉमा से सेपरेटेड हो रही है। और अगर मैं बात करूं फीचर्स की, तो सबसे पहला फीचर क्या है कि इस डाटा किस में होता है आपका? सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, बाइनरी फॉर्मेट में नहीं होता। और जिसकी वजह से क्या कर सकते हो, आप इसको इजीली ओपन कर सकते हो नोटपैड में भी, एक्सेल में भी, गूगल शीट्स के अंदर भी। मोर ओवर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, डाटा किस में है आपका? टेबुलर फॉर्म में, यानी कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, जैसे आपका डाटा बेस के अंदर भी होता है। देन जो भी होती है, हर लाइन क्या होती है आपकी? एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान दीजिएगा, इस जो फाइल होती है सीएसवी की, वो डाटाबेस और एक्सेल के कंपैरिजन में क्या होती है? कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है। देन ये क्या होती है? पोर्टेबल होती है, और आप इसे इजीली शेयर भी कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स के अंदर। देन सिंस इसके अंदर कोई फिक्स डाटा टाइप नहीं है, आपका सिर्फ डाटा क्या है? सारा प्लेन टेक्स्ट है, जो कि दैट मीन्स सारा डाटा किसमें स्टोर होगा आपका? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही स्ट्रॉन्ग होगा। चाहे आप इनपुट में लिस्ट दें, स्ट्रिंग दें या टपल दें, आपको क्या मिलेगा? डाटा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ही मिलेगा। ओके। और उसी तरह से आपकी क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग भी नहीं है, क्योंकि सीएससी के अंदर कोई फॉर्मूला, फॉन्ट्स और कलर्स भी नहीं होते, सिर्फ क्या होता है आपका? रॉ डाटा होता है। तो आप किसी भी इन्हीं फीचर्स में से कोई दो फीचर लिख दीजिएगा फॉर योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी सीएसवी फाइल होती क्या है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या करना है आपको? पाइथन स्टेटमेंट लिखनी है टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो पहला टास्क क्या है आपका? आपको एक टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है, इसका नाम क्या है? स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी इन राइट मोड। तो सिंपली क्या करोगे आप? एफ इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम क्या है? स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। तो स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी किस मोड में आपको ओपन करनी है? डब्ल्यू मोड में। हमने आपको पहले ही बताया कि ओपन फंक्शन काम कैसे करता है। मेजरली दो पैरामीटर्स रहते हैं इसके अंदर, आपके फाइल का नेम विद एक्सटेंशन एंड देन किस एक्सेस मोड में आप ओपन करना चाह रहे हो। तो ए के लिए क्या है आपका? दिस पार्ट। ओके। देन फॉर द बी पार्ट इट इज सेइंग ओपन अ टेक्स्ट फाइल नेम employee.txt इन रीड मोड यूजिंग विद स्टेटमेंट। तो विद स्टेटमेंट आप कैसे काम करता है? विद ओपन, फाइल का नाम क्या है आपका? employee.txt। किस मोड में ओपन करनी है आपको? आर मोड में, एज एफ, जहां पे एफ क्या है आपका? फाइल हैंडलर। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों केस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस केस में क्या है? एफ विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एफ क्या है आपका? फाइल ऑब्जेक्ट। इस केस में भी एफ भी क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट। इस केस में क्या करते हो आप? विद, जब विद क्लॉज से आप फाइल को ओपन करते हो, तो उसका एडवांटेज क्या रहता है कि आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। उस केस में क्या रहता है कि आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप बच जाता है। दूसरा, कभी कभी गलती से क्या होता है कि आपकी फाइल ओपन ना रह जाए। ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है ओपन फंक्शन, एंड विद क्लॉज से भी आप फाइल को कैसे ओपन कर सकते हो। नाउ विद दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द और पार्ट ऑफ इट। और पार्ट इज कि आपको क्या करना है? पाइथन फाइल हैंडलिंग के अंदर डब्ल्यू एंड आर मोड के अंदर दो बेसिक डिफरेंस बताने हैं। तो फॉर दैट लेट्स मूव टू द पीपीटी वंस अगेन। तो अगर मैं बात करूं आर मोड की, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है आपकी, तो उस केस में आर मोड काम कैसे करता है? आपकी फाइल को ओपन करेगा, और जो फाइल ऑफसेट की पोजीशन है वो कहां पे होगी? बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे। ओके। ऑन द अदर डब्ल्यू मोड में क्या होगा? अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो क्या करेगा? फाइल को ओपन करेगा, और जो पुराना कंटेंट है उसको क्या कर देगा? ओवरराइट कर देगा, यानी कि पुराने कंटेंट को वाइप आउट कर देगा, और फाइल ऑफसेट कहां जाएगा? अगेन बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। बस डिफरेंस क्या है कि पुराने कंटेंट को क्या करेगा? ओवरराइट कर देगा। ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, उस केस में क्या करेगा? इट विल जनरेट एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या आएगा आपका? फाइल नॉट फाउंड एरर। इस केस में क्या करेगा? ये एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो डब्ल्यू मोड और ए मोड क्या करते हैं? आपकी नई फाइल क्रिएट कर देते हैं। देन आर मोड के अंदर कौन कौन सा ऑपरेशन अलाउड है? ओनली रीडिंग ऑपरेशन। अगर सपोज करो टेक्स्ट फाइल है, तो ओनली रीड फंक्शन, रीड लाइन एंड रीड लाइंस, ये तीनों ही फंक्शनैलिटी अलाउड होगी। इस केस में राइट फंक्शनैलिटी अलाउड नहीं होगी। अगर आप कोशिश करोगे तो इट विल गिव यू एरर। ऑन दी अदर हैंड डब्ल्यू मोड के अंदर ओनली राइटिंग ऑपरेशन अलाउड है। राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल राइट और राइट लाइन्स। ठीक है। ये ही दो मेजर ऑपरेशन अलाउड है इन द केस ऑफ टेक्स्ट फाइल।
ठीक है। अगर आप रीड करना चाहोगे तो उस केस में क्या देगा, आपको एरर देगा। तो आई होप थोड़ा बेसिक क्लैरिटी आई हो आपको कि आर मोड और डब्ल्यू मोड होते क्या हैं, प्लस उनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 22, जिसके अंदर करना क्या है, आपको एक कोड दिया गया है पाइथन के अंदर, और आपसे बोला गया है कि इसके अंदर कुछ सिंटेक्स एरर है। क्या करना है, आपको उस कोड को रीराइट करना है, और क्या करना है, उस स्टेटमेंट्स को या उस करेक्ट पूरे कोड को क्या करना है, दोबारा से लिखना है अलोंग विद द करेक्शन जो आपने मेड करी है। और जो करेक्शन आपने मेड करी सो क्या करना है, आपको अंडरलाइन भी करना है। तो टेल डू आई जस्ट डू द लाइन नंबरिंग सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड किस लाइन में एरर है, किस लाइन में एरर नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लाइन नंबर 1 की, तो लाइन नंबर 1 क्या है, नम इक्वल्स टू 10, इसमें कोई एरर नहीं है, ये लाइन क्या है आपकी, करेक्ट है। फॉर एन इन रेंज 0 कॉमा नम, इस केस में क्या है, आपने कॉलन मिस हो गया आपसे। कोई भी आपका ब्लॉक होता है, इफ ब्लॉक हो गया, फंक्शन ब्लॉक हो गया, वो सारे किससे बिगिन होते हैं, आपके कॉलन साइन से। क्यों, क्योंकि ये बताते हैं इंटरप्रेटर को कि अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है आपकी, वो इंडेंटेशन के साथ आएगी, प्लस दो स्टेटमेंट विल बी पार्ट ऑफ द इफ ब्लॉक, फॉर ब्लॉक, व्हाइल ब्लॉक, जो भी आपका एक्स वाई जेड ब्लॉक है। ओके। नेक्स्ट इस केस में क्या है, रॉन्ग यूज ऑफ या मिस स्पेल्ड कीवर्ड, विच इज यहां पे क्या आना चाहिए था, इफ आना चाहिए था। तो लाइन नंबर 2 में एरर हो गया, लाइन नंबर 3 में एरर हो गया। दोनों ही केस में क्या है, फर्स्ट केस में कॉलन मिसिंग है, सेकंड केस में क्या है, आपका मिस स्पेल्ड कीवर्ड। ठीक है। इस केस में भी क्या है, आपका रॉन्ग यूज ऑफ कीवर्ड। तो इस केस में क्या आएगा, एल्स इफ आएगा। एल्स इफ की वैल्यू क्या होती है आपकी, ई एल आई एफ। एंड अगेन इस केस में भी क्या है, कॉलन मिसिंग है। ठीक है। तो जनरली 2 नंबर क्वेश्चन में आपके 4 ही एरर होते हैं, विच इज दिस वन, पहले लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 5 एंड लाइन नंबर 7। तो ये चारों क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट एरर्स हैं इन द पर्टिकुलर कोड। ओके। तो पेपर में क्या करना है, आपको पूरा कोड को लिखना है, और जो भी एरर है उनको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज write a program using function that takes two number as input and prints their sum। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में करना क्या है, आई जस्ट टेक यू टू द पीपीटी सो दैट वी विल हैव ए बेटर क्लैरिटी। यूजिंग फंक्शन, दो नंबर को इनपुट कराना है, आपको क्या करना है, उनको सम प्रिंट कराना है। तो सिंपली क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर क्या नाम रख लीजिए आप, एडिशन। सिंस आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे तो कोई पैरामीटर आप रिसीव नहीं भी करोगे। लेट से आपने दो वैल्यू इनपुट करा ली यूजर से, इंट इनपुट, यूजर को बोल दिया आपने एंटर फर्स्ट नंबर। सिमिलरली सेकंड केस में क्या बोल दिया आपने, एंटर सेकंड नंबर। ओके। नाउ सिंपली करना क्या है, आपको सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और क्या करना है, प्रिंट कराना है इनका सम। तो क्या कर दिया आपने, प्रिंट सी करा दिया। आप क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। तो जब प्रोग्राम लिखने की बात होती है, दैट मीन्स आपको इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, विच इज इन दिस केस एडिशन फंक्शन। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। आई डोंट थिंक कि पेपर में आपको इतने इजी क्वेश्चन मिलते हैं। इट्स जस्ट दैट इट इज जस्ट वन ऑफ द एक्सेप्शन कि आपको इतना इजी क्वेश्चन मिल गया। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द और पार्ट ऑफ इट। So it is saying write a program using function that accepts a single number as input। तो इस केस में क्या करना है, आपको वन नंबर इनपुट कराना है फंक्शन के अंदर, और चेक करना है कि अदर नंबर इज ऑड और इवन। और उस केस में क्या करना है, रिटर्न कराना है ट्रू अगर नंबर इज इवन है, अदरवाइज क्या रिटर्न कराना है, फॉल्स रिटर्न कराना है। तो सिंपली क्या करते हैं, लेट्स मूव टू द पीपीटी अगेन। आप क्या करना है, एक फंक्शन बना लीजिए इवन ऑड के नाम से। वाई एम टेकिंग इवन ऑड, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, बट जस्ट दैट इवन ऑड मेक्स मच सेंस। क्या करिए, आपने नंबर ले लिया यूजर से, आपको इस केस में क्या करना है, एक ही नंबर इनपुट कराना है। तो क्या बोला आपने यूजर से, एंटर ए नंबर। आप क्या चेक करना है, अगर वो इवन है, तो इवन का मतलब क्या है, जब दो से डिवाइड करूंगा मैं, तो रिमाइंडर अगर जीरो आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको रिटर्न कराना है ट्रू इन केस ऑफ इवन। ठीक है। अगर इवन नहीं है तो क्या रिटर्न कराना है, आपको फॉल्स रिटर्न कराना है। अब सिंपली क्या करोगे, आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। सिंस इस केस में क्या कर रहा है, आपकी वैल्यू रिटर्न करा रहा है, तो आप एक वैल्यू रिसीव भी करोगे। तो क्या करोगे आप, रिजल्ट इक्वल्स टू इवन ऑड। ठीक है।
अब इस केस में अगर इवन वैल्यू होगी तो रिजल्ट पे क्या आ जाएगी वैल्यू ट्रू, अगर ऑड वैल्यू होगी तो क्या आ जाएगी आपकी फॉल्स आ जाएगी। आप चाहो तो रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू, इसमें आपको बोला नहीं है प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम क्या मतलब क्या है कि आपने फंक्शन को कॉल कर दिया और उस केस में वैल्यू स्टोर करा दी किसी वेरिएबल के अंदर। आपसे आगे फर्दर बोला नहीं गया कि प्रोग्राम में करना क्या है। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट फर्दर अगेन और नॉट। ओके, सो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगाओ क्वेश्चन नंबर 23 के फर्स्ट पार्ट और पार्ट से कि कैसे फंक्शन लिखना है, बेसिक फंक्शन कैसे लिखना है पाइथन के अंदर। तो सिंपली फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन हेडर कैसे लिखना है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए while writing a user defined function in Python. Okay, now moving on to the next part. Next question is question number 24. It is saying how is relative path different from absolute path. आपको बताना है कि कोई दो डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो फॉर दैट जस्ट मूव टू द पीपीटी। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, बेसिकली कोई भी फाइल है आपकी आपके कंप्यूटर के अंदर, उसका आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए कोई फाइल डॉट टीएक्सटी है आपकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उसका पाथ क्या रहेगा, सी फोल्डर यूजर्स के अंदर, और यूजर लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से इस केस में क्या आएगा, अगर मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है सी एस पाइथन, तो उस केस में क्या आ जाएगा यहाँ पे यूजर की जगह सी एस पाइथन, देन डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर फाइल डॉट टीएक्सटी। ऑन दी अदर रिलेटिव पाथ के अंदर क्या होता है, आपको रिलेटिव टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिलती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसी फाइल की अगर मैं बात करूं तो कैसे मिलेगा, रिलेटिव पाथ क्या है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल डॉट टीएक्सटी, इट इज डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। इसी वजह से क्या होता है, जो रिलेटिव पाथ है वो यूनिक नहीं होता, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपका पाथ चेंज हो सकता है। बट इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट ये इट विल बी ऑलवेज यूनिक। व्हाई, बिकॉज नो मैटर वेट व्हाट इज द केस है, डायरेक्टरी कहां से स्टार्ट होगी, हमेशा रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होगी, ठीक है। आई होप बेसिक थोड़ा आइडिया लगा हो रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ के बारे में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट पार्ट इज how is a binary file different from CSV file? Again, this is also a theoretical question. Now let's move to the PPT once again so that we will be able to see कि क्या क्या difference है binary और CSV file के अंदर, and then based on your understanding and comfort level you can write any two differences from the binary and CSV file. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर्मेट क्या रहता है आपका, डाटा किसमें स्टोर होता है आपका जीरो एंड वंस की फॉर्म में। ऑन दी अदर हैंड सीएसवी फाइल के अंदर क्या रहता है, प्लेन टेक्स्ट, यानी कि वैल्यू क्या से सेपरेटेड होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ऑब्वियसली बाइनरी फाइल क्या हो गई आपकी, नॉन ह्यूमन रीडेबल हो गई। ऑन द अदर हैंड सीएसवी फाइल क्या होती है आपकी, ह्यूमन रीडेबल होती हैं। देन जो साइज होता है आपका ये क्या होता है, यूजुअली स्मॉलर होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कंपैरेटिवली लार्जर होता है, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है उसको क्या चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। डाटा कैसे स्टोर होता है इसमें, डाटा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली स्टोर हो जाते हैं यूजिंग पिकल मॉड्यूल। इस केस में कैसे स्टोर होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। अब इस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यूसेज है, हालांकि आपकी मर्जी है आप लिखना है या लिखना चाहें, बट दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड सीएसवी फाइल। ये क्या करता है, जो भी आपके गेम्स होते हैं उसमें आप क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका स्ट्रक्चर आपको एज इट इज स्टोर कराना होता है। दैट इज डन यूजिंग विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फाइल। अगर आपको एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को क्या करना है, सेव करना है और रीस्टोर कराना है, दैट इज डन यूजिंग बाइनरी फाइल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सीएसवी फाइल कहाँ यूज होती है, कि अगर आपको टेबल लाइक डाटा यूज करना है बिटवीन द एप्स, जैसे डाटाबेस हो गया, एक्सेल फाइल हो गई, या आपकी गूगल शीट्स हो गई, इनके बीच में डाटा अगर एक्सचेंज कराना है। देन अगर मैं बात करूं पोर्टेबिलिटी की, तो ये इजीली पोर्टेबल नहीं होते, क्योंकि हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग फाइल हो सकती है। और ये क्या होते हैं आपके, हाईली पोर्टेबल होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, एक्सेल हो गया, डाटाबेस हो गया, इस सबसे क्या होता है ये सपोर्टेड होता है। एंड कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए बाइनरी फाइल के लिए पाइथन के अंदर, पिकल मॉड्यूल, और सीएससी के लिए सीएसवी मॉड्यूल ही चाहिए। आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगा हो कि बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल होती क्या है, मोरओवर क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। नाउ बेस्ड ऑन योर कंफर्ट लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग आप कोई भी दो पॉइंट्स लिख सकते हैं एज अ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड सीएसवी फाइल। ओके, सो with that note let's move to the question number 25. Question number 25 is explain the concepts of mutable and immutable object in Python. I guess हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही था। नाउ लेट्स मूव टू द पीपीटी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल इन पाइथन। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको आप क्रिएट करने के बाद चेंज कर सकते हो।
ठीक है, दैट मीन जो कंटेंट है वो मॉडिफाई हो सकता है। जब ये मॉडिफाइड होते हैं तो इनकी मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होती। जो सेम मेमोरी लोकेशन में जो डाटा है वही अपडेटेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी एक लिस्ट वन है जिसके अंदर कुछ डाटा है, 1 2 एंड 3। ठीक है, लेट्स से ये किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, लेट्स से 0x1234। ये कोई मेमोरी लोकेशन है, इस पे हमारा डाटा स्टोर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लिस्ट वन ऑफ टू पे, ठीक है, तो क्या इंडेक्सिंग 0 1 एंड 2। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एलिमेंट 4 कर रहा हूँ। तो जब मैं डाटा काम करूंगा तो लिस्ट वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी लिस्ट वन की वैल्यू विल बिकम दिस 1 2 एंड 4। बट इसकी जो मेमोरी लोकेशन रहेगी वही सेम रहेगी। दैट मीन्स डाटा तो आपने चेंज कर दिया और साथ में उसकी क्या हो गई, मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं हुई। बट इन द केस ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, ये क्या हो सकते हैं, आपके चेंज नहीं हो सकते, क्रिएशन के बाद आपके चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग वन इक्वल्स टू ए बी सी है, अगेंस्ट 0 1 एंड 2। अगर आपने ट्राई किया स्ट्रिंग वन और वन पे बी की जगह लेट से ई करना चाहा, तो इस केस में क्या देगा, आपको एरर देगा कि ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, आपको एरर जनरेट करेगा। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, टपल हो गया, ये सारे ही क्या है, आपके एग्जाम्पल है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, कि जो ऑपरेशंस होते हैं सिक्वेंस डाटा टाइप के ऊपर, आपके कंकैटिनेशन हो गया, रिपीटिशन हो गया, स्लाइसिंग हो गया, ये आपके ओरिजिनल डाटा को या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करते, उसको आप चेंज नहीं करते। ये ऑन द रन क्या काम करते हैं, आपके नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जो स्लाइसिंग ऑपरेशन हो गया, रिपीटिशन ऑपरेशन हो गया, कंकैटिनेशन ऑपरेशन हो गया पाइथन के अंदर, ये ऑपरेशन क्या करते हैं, आपके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये ओरिजिनल डाटा में कोई चेंज नहीं करते। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि जब हम स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं स्ट्रिंग के ऊपर तो दे गेट कंफ्यूज कि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, देन हाउ वी आर एबल टू यूज कंकैटिनेशन ऑपरेशन, रिपीटिशन ऑपरेशन और स्लाइसिंग ऑपरेशन। मोर ओवर सिमिलरली जो मेथड्स आप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के ऊपर आप रिप्लेस फंक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, आपको अलाउ करता है टू चेंज एनी वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग। बट उस केस में ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होता, जो वैल्यू आपने चेंज करी उससे क्या होगा, आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और नए ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज होती है, ओरिजिनल डाटा में कोई चेंज नहीं होता। तो आई होप थोड़ा बेटर क्लैरिटी आई हो आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के बारे में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होता नहीं है, अगर कोई चेंज हो भी रहा है तो आपका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, पुराने ऑब्जेक्ट या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। ओके, नाउ विद दैट नोट हमारा सेक्शन बी भी क्लियर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन सी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एक फंक्शन लिखना है, इसका नाम क्या है, डिस्प वर्ड्स यानी डिस्प्ले वर्ड्स, जो क्या काम करेगा, एक टेक्स्ट फाइल को रीड करेगा फ्रॉम डाटा डॉट टी एक्स टी और उन वर्ड्स को डिस्प्ले कराएगा जिसकी लेंथ क्या है, 3 कैरेक्टर से ज्यादा है। तो पहला काम क्या है, आपको एक फंक्शन लिखना है डिस्प्ले वर्ड्स। तो लेट्स मूव टू द पीपीटी एंड ट्राई टू डू दिस वन। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट करना क्या है, आपको पहले फंक्शन हेडर लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, वाइल राइटिंग ए फंक्शन हेडर आपको अननेसेसरी अपना दिमाग नहीं लगाना, जो फंक्शन का नाम दिया है विद द आर्ग्यूमेंट वही नाम आपको और वही आर्ग्यूमेंट्स आपको यूज करने हैं, आपको अननेसेसरी अपना दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट टास्क है, आपको फाइल को क्या करना है, रीड करना है। तो फाइल का नाम क्या है, डाटा डॉट टी एक्स टी। तो सिंपली क्या करोगे आप, एफ इक्वल्स टू ओपन और फाइल का नाम क्या है, डाटा डॉट टी एक्स टी। सिंस आपको वर्ड्स रीड करने हैं तो इस केस में क्या होगा, डाटा डॉट टी एक्स टी इन आर मोड। लेट्स से डाटा डॉट टी एक्स टी हमारी ये फाइल है और इसके अंदर हमारे पास कुछ कंटेंट है। ठीक है, अब हमारे पास डाटा रीड करने के 3 ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रीड, रीड लाइन और फाइनली रीड लाइंस। अब रीड क्या देता है आपको, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, रीड लाइन क्या देता है, सिंगल लाइन के फॉर्म में, रीड लाइंस क्या देता है, लिस्ट ऑफ लाइंस के फॉर्म में। तो जब भी वर्ड्स की बात होती है आप क्या यूज करते हो, रीड फंक्शन यूज करते हो। इस केस में क्या होगा, डाटा विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा फाइल का। तो जो डाटा ऑब्जेक्ट आपका है वो क्या करेगा, कन्वर्ट पूरा डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो पूरी फाइल डाटा इन द सिंगल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग आ जाएगा। अब इस डाटा को आपको वर्ड्स में चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, स्प्लिट फंक्शन होता है। ये क्या देता है आपको, लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे देगा, यानी कि
स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, हर एक स्ट्रिंग के अंदर हर उस एलिमेंट को स्प्लिट कर देगा जो स्पेस आ रहा होगा। तो उस केस में अगर आपको वर्ड्स चाहिए तो क्या करोगे आप, डाटा डॉट स्प्लिट। इस केस में क्या होगा, आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको क्या करेंगे, इजीली ट्रेवर्स कर पाओगे। अब क्या करोगे आप, जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल गए आपको, उन्हें क्या करोगे आप, एक एक करके ट्रेवर्स करोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स वाले केस में सारी फंक्शनैलिटी सिमिलर ही है। नाउ फंक्शनैलिटी चेंज। अब क्या केस क्या है आपका, अगर लेंथ क्या होनी चाहिए, 3 कैरेक्टर से ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स इफ लेंथ ऑफ आई इज ग्रेटर देन 3, तो इस केस में क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है उस वर्ड को। यानी क्या करना है, अब आपको आई को प्रिंट कराना है। और फाइनली आउटसाइड द लूप क्या करोगे, आप फाइल को क्लोज कर दोगे। सिंस इस केस में बोला गया है खाली फंक्शन लिखने के लिए, तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो फंक्शन को कॉल करके दिखा सकते हो, और नहीं भी कॉल करके दिखाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लगा हो कि सबसे पहले फंक्शन लिखना कैसे है जो एज इट इज दिया हुआ है, देन फाइल को कैसे ओपन करना है, देन फाइल को ओपन करने के बाद आप कौन सी रीडिंग ऑपरेशन अलाउ करोगे, कौन सा फंक्शन यूज करोगे, रीड, रीड लाइन या रीड लाइन। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको डाटा को अगर नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए आपको या वर्ड्स की फॉर्म में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी लेंथ चाहिए, उसके अंदर डाटा वर्ड स्प्लिट कराना है, जो भी काम आपको कराना है एज इट इज वो काम आप कर पाओगे। ठीक है, नाउ विद दैट नोट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज राइट ए फंक्शन नेम कॉपी डाटा। ठीक है, इसमें क्या बात कर रहा है, कॉपी डाटा की बात कर रहा है, जो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है लाइंस फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। तो इस केस में ऑब्वियसली आपको दे रखा है कि लाइंस रीड करनी है। ठीक है, तो इस केस में हम रीड लाइंस यूज करेंगे, फाइल वन डॉट टी से रीड करनी है, और उन लाइंस को लिखना है जो स्टार्ट हो रही है कैपिटल ए या स्मॉल ए से टू इनटू अनदर फाइल विच इज फाइल डॉट टू टीएक्सटी। ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है प्रीवियस वन से, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं आपके। नाउ अगेन लेट्स मूव टू द पीपीटी एंड ट्राई टू डू दिस वन। तो पहला फंक्शन का नाम क्या है आपका, कॉपी डाटा। तो अगेन सिमिलरली क्या करोगे आप, बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए कॉपी डाटा सेम नाम आप लिख दोगे विद पैरेंथेसिस एंड फॉलोड बाय कॉलन साइन। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, आपको टेक्स्ट फाइल रीड करनी है फाइल वन डॉट टीएक्सटी। तो क्या करा आपने, ओपन फाइल वन डॉट टीएक्सटी इन द कोट्स, अगेन आर मोड में फाइल आपको ओपन करनी है। सिमिलरली आप क्या कर लीजिए, दूसरी फाइल भी ओपन कर लीजिए जिसके अंदर डाटा आपको लिखना है। उस फाइल का नाम क्या है, फाइल डू डॉट टीएक्सटी। इस केस में क्या करिए आप, डब्लू मोड में फाइल को ओपन कर लीजिए। आप क्या करा, दोनों फाइल को ओपन कर लिया, एफ एंड जी को। ठीक है, नाउ क्या करना है आपको, लाइंस रीड करनी है फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल फाइल वन डॉट टीएक्सटी। तो सिंपली क्या कर लीजिए, एक वेरिएबल ले लीजिए लाइंस, जो क्या काम करेगा, एफ डॉट रीड लाइंस। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से फाइल वन डॉट टीएक्सटी आपकी ये है, उसके अंदर लेट्स से कुछ लाइंस हैं आपकी। जब आप रीड लाइन फंक्शंस यूज करोगे तो क्या मिलेंगे आपको, जैसे 4 लाइन है अगर, तो आपको हर 4 एलिमेंट मिल जाएंगे लिस्ट के, जहां हर एलिमेंट क्या होगा, एक इंडिविजुअल लाइन। आप क्या करोगे, आप इस लिस्ट को ट्रेवर्स करोगे फॉर आई इन लाइंस। अब जो आपको लाइंस मिली है इंडिविजुअल लाइन क्या है आपकी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो उस केस में क्या करोगे, आप चेक करोगे इफ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच एंड एवरी लाइन क्या है आपका, स्मॉल ए में या कैपिटल ए में। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, या तो वो सिंगल लाइन हो या स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो। तब क्या करना है आपको, उसको अगर लाइन एग्जिस्ट करती है तो क्या करना है, आई को क्या राइट करना है आपको, जो आपका जी के फंक्शन है, जी डॉट राइट, उसमें क्या करोगे आप, आई को राइट कर दोगे। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लगाओ कैसे काम हो रहा है। अगर आपका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल ए कैपिटल ए में है तो क्या करोगे आप, राइट फंक्शन की हेल्प से उसको राइट कर दोगे इन द अनदर फाइल विच इज जी। देन आउटसाइड द फंक्शन क्या करोगे आप, फाइल को क्लोज कर दोगे, एफ डॉट क्लोज एंड सिमिलरली जी डॉट क्लोज। ठीक है, और फाइनली क्या करोगे, आउटसाइड द फंक्शन अगर आपकी मर्जी है आप चाहो तो फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको क्लियर आइडिया लगा हो
कि आप वाई इन द केस ऑफ टेक्स्ट फाइल कौन सी फंक्शनैलिटी कब यूज करनी है। रीड फंक्शनैलिटी कब यूज करनी है, जब आपको वर्ड्स की जरूरत होती है या हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की जरूरत है फाइल के। लाइन की जरूरत कब पड़ेगी रीड लाइंस की, जब आपको लाइंस के अकॉर्डिंग काम करना है। ओके, सो विद दैट नोट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एक पाइथन कोड लिखना है जिसके अंदर क्या करना है, आपको एक पैटर्न प्रिंट कराना है। सो वंस अगेन लेट्स मूव टू द पीपीटी एंड ट्राई टू सी दिस वन। तो आपको पैटर्न क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इटरेशन में कितने हैं आपके 4 स्टार हैं, थर्ड इटरेशन में 3, सेकेंड एंड 1। तो जनरली आपका जो पैटर्न वाला प्रोग्राम है, जनरली क्या होता है आपका, इसके अंदर दो लूप्स होते हैं, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। जिसके अंदर जो आउटर लूप होता है आपका, वो क्या डिसाइड करता है कि आपके पैटर्न के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 4। तो लेट मी डू द लाइन नंबरिंग 1 2 3 4। दैट मीन्स आउटर लूप की वैल्यू क्या चलेगी, आपकी 4 वैल्यू चलेगी। लेट्स से आई की वैल्यू क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर लूप। तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 एंड 4। नाउ जो आउटर लूप है उसकी वजह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब जो आउटर लूप का जो वेरिएबल है उसके वो इनर लूप के वेरिएबल पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो नाउ लेट्स से अगर मैं बात करूं स्टार्स की, तो कितने नंबर ऑफ स्टार्स हमारे प्रिंट हो रहे हैं, तो 4 3 2 एंड 1। जब आई की वैल्यू 1 है तो 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, आई की वैल्यू 2 है तो 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, और अगेन 2 स्टार एंड 1 स्टार। तो दैट मीन्स जो इनर लूप है आपका वो कितनी बार चलेगा, तो फर्स्ट केस में चलेगा 4 बार, सेकंड केस में 3 बार, दूसरे केस में सेकंड एंड 1 टाइम। दैट मीन्स जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है, आपके नंबर ऑफ स्टार्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं आई की, तो ये क्या है आपका 5 - 1, ये क्या है 5 - 2, 5 - 3 एंड 5 - 4। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं आपके कितने प्रिंट हो रहे हैं, आपके 5 - I। दैट मीन्स जो इनर लूप है आपका वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा 5 - I। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लिखना चाहूँ उस कोड को, तो कैसे लिख सकता हूँ, तो पहले क्या आएगा आपका आउटर लूप, फॉर आई इन रेंज 1, 5, यानी कि 1 2 3 एंड 4। अगेन फॉर जे इन रेंज कितने टाइम चलेगा आपका 5 - I। और क्या करना है आपको, हर केस में प्रिंट कराना है स्टार। ठीक है, लेट मी सी अगर स्पेस है या नहीं, स्पेस नहीं है, फॉलोड बाई, आपने क्या करा एंड पैरामीटर को सप्रेस करना पड़ेगा। वाई सप्रेस, क्योंकि जो इनर लूप के अंदर नंबर ऑफ स्टार्स क्या हो रहे हैं, एक साथ प्रिंट हो रहे हैं। देन आउटसाइड द इनर लूप क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव टू द आईडी एंड ट्राई टू रन दिस वन। ओके, तो सिंपली करना क्या है, पहले मुझे फॉर आई इन रेंज, क्या है मेरी रेंज की वैल्यू, फर्स्ट केस में 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि मैं लूप क्या रन करना चाह रहा हूँ 4 टाइम्स रन करना चाह रहा हूँ। देन अगेन फॉर जे इन रेंज, रेंज क्या थी मेरी 5 - I, यानी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई मेरी जे की रेंज क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती जाएगी। मुझे हर केस में करना क्या है, स्टार प्रिंट कराना है। और अगर मैं एंड पैरामीटर को सप्रेस नहीं करूंगा तो क्या होगा, वी विल सी इट लेटर। ठीक है, एंड देन व्हाट आई विल डू, प्रिंट स्टेटमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, उस प्रोग्राम को रन करता हूँ सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी क्या आउटपुट हमारा आ रहा है। तो नाउ इफ यू सी हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न आ गया। नाउ एज प्रॉमिस मैं क्या करता हूँ, एंड पैरामीटर को सप्रेस नहीं करता। नाउ वी विल सी व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अगर आप ध्यान दें तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका पैट नंबर ऑफ स्टार्स तो प्रिंट हो रहे हैं बट नॉट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो रिक्वायर्ड फॉर्मेट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंड पैरामीटर को सप्रेस करना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। ओके, आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगा हो कि पैटर्न वाले प्रोग्राम कैसे आपको करना है। नाउ अगेन लेट्स मूव ऑन टू द और पार्ट ऑफ इट विच इज ऑल्सो ए पैटर्न प्रोग्राम। ओके, नाउ लेट्स वंस अगेन मूव टू द पीपीटी एंड ट्राई टू सी दिस वन। इस केस में पैटर्न क्या है आपका 1 2 2 2 3 5 टाइम्स एंड अगेन 4 इज 7 टाइम्स।
5 6 एंड 7। अगेन वंस अगेन क्या करता हूँ, मैं लाइन नंबरिंग कर देता हूँ सो दैट मुझे क्लैरिटी आए कि आई की वैल्यू कैसे मूव कर रही है। तो ये वाला प्रोग्राम थोड़ा हैवीली डिपेंडेंट है आई के ऊपर, पिछला वाला प्रोग्राम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं था। तो अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो फर्स्ट केस में एक वन कितनी बार प्रिंट हो रहा है, वन टाइम। क्या प्रिंट हो रहा है, आपका आई की वैल्यू ही प्रिंट हो रही है। इस केस में कितनी टाइम प्रिंट हो रहा है, थ्री टाइम्स। इस केस में कितनी बार प्रिंट हो रहा है, फाइव टाइम्स। और इस केस में सेवन टाइम्स। तो अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो जे की वैल्यू क्या आएगी, टू इंटू आई माइनस वन। हाउ आई डिकोडेड, बिकॉज ये मैंने प्रैक्टिस कर रखी है बहुत बार, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि अगर इस रेंज में वैल्यू मूव कर रही है तो क्या इसकी वैल्यू रेंज आएगी। दैट मीन्स अगर आई की वैल्यू वन है तो क्या हो जाएगा, टू माइनस वन, टू इंटू टू माइनस वन, टू इंटू थ्री माइनस वन एंड टू इंटू फोर माइनस वन। दैट मीन्स जो इनर लूप है आपका वो क्या चलेगा, इस टाइप का चलेगा। तो सिंपली करना क्या है आपको, अगेन फॉर आई इन रेंज वैल्यू क्या रहेगी, अगेन वंस अगेन वन से कॉमा फाइव तक। नाउ इस केस में क्या रहेगा, फॉर जे इन रेंज, क्या रेंज रहेगी इस बार आपकी, टू इंटू आई माइनस वन। और हर केस में करना क्या है आपको, आई को ही प्रिंट कराना है। इस बार क्या करना था आपको, स्टार प्रिंट कराना था, इस बार क्या करना है आपको, आई को ही प्रिंट कराना है। और हर अगेन वंस अगेन क्या करोगे आप, प्रिंट एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। तो अगेन लेट्स मूव टू द पीपीटी एंड ट्राई टू सी दिस वन। ओके, इस केस में क्या करनी है आपको, रेंज चेंज करनी है। रेंज क्या हो गई अब आपकी, टू इंटू आई माइनस वन। और आपको क्या प्रिंट कराना है इस केस में, आई फॉलोड बाय एंड पैरामीटर सप्रेस्ड। ठीक है। नाउ लेट्स मी रन इट अगेन सो दैट you will have a better idea. ओके, आई विदाउट कोट्स आएगा, सॉरी माय बैड। ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो आउटपुट क्या था आपका, वन, ट्रिपल टू, फाइव टाइम्स थ्री एंड फोर टाइम्स सेवन। ओके। सो विद दिस बोथ क्वेश्चन आई होप थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लगा हो कि पैटर्न वाले प्रोग्राम कैसे प्रिंट होते हैं। फर्स्ट केस में क्या करा था आपने, स्टार प्रिंट कराया था। सेकंड केस में क्या प्रिंट कराया आपने, आई की वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। एंड वैल्यूज क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है हर इटरेशन में। फर्स्ट इटरेशन में वन टाइम, सेकंड इटरेशन में थ्री टाइम, फाइव टाइम्स एंड सेवन टाइम्स। Now, moving on to the next one. Next one is write a Python program to print the total number of lines in a text file hello.txt। तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया आपका। नाउ लेट्स मूव टू द पीपीटी वंस अगेन। तो क्या करना है आपको, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर क्या करना है आपको, पहले फाइल ओपन करनी है hello.txt। क्या करोगे आप, रीड मोड में इस फाइल को ओपन कर दोगे। नाउ करना क्या है आपको, टोटल नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करानी है। तो क्या करोगे आप, सिंपली डाटा रीड कर लोगे इन द फॉर्म ऑफ लाइंस विद द हेल्प ऑफ रीड लाइंस फंक्शन, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, एक वेरिएबल ले लिया आपने जो क्या हो गई, लेंथ ऑफ लाइंस। क्यों, ओके ये क्या फंक्शन देगा आपको, रीड लाइंस, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइन। और आपको ऐसे टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो जाएगी। और सिंपली क्या करोगे आप, इसको प्रिंट करा दीजिए, लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन पर्टिकुलर फाइल इज टोटल अंडरस्कोर लाइंस। ठीक है। देन एफ डॉट क्लोज। तो सिंपली क्या करोगे, फाइल को आप क्लोज कर दोगे। तो काफी इजी प्रोग्राम हो गया 3 नंबर के लिए। नेवरदलेस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज आपको क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है एडजस्ट लिस्ट, ब्रैकेट में एल दे रखा है, जहां पे एल क्या है, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है। तो आपको एक लिस्ट दे रखी है फंक्शन के अंदर। ठीक है। द फंक्शन शुड रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट एंड प्रिंट द अपडेटेड लिस्ट। दैट मीन्स क्या करना है आपको, रिवर्स करना है ऑर्डर का। तो सिंपली क्या कर सकते हो आप, स्लाइसिंग ऑपरेशन यूज कर सकते हो। जैसे आपके वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपने स्लाइसिंग से देखा होगा। मुझे क्या करता है आपको, स्लाइसिंग ऑपरेशन क्या करता है, अलाउ करता है टू रिवर्स द लिस्ट। अगर आप खाली स्टेप वैल्यू माइनस वन दे दी तो क्या करोगे आप, इसको रिवर्स कर पाओगे। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन हो गया, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन लेट डू इट। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, फंक्शन का नाम लिखना है जो एज इट इज गिवन है, एडजस्ट
लिस्ट, ठीक है, ब्रैकेट में कैपिटल एन। ध्यान दीजिएगा इस सेल को आपको फंक्शन के अंदर इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन, ये जो एल है आपकी जो लिस्ट है, ऑलरेडी डिफाइन है आउटसाइड द फंक्शन, तो आपको फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है आपको? रिवर्स करना है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो सिंपली क्या कीजिए आप, क्या कर दिया आपने? स्लाइसिंग कर दी। तो लेट्स से एल पहले किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर था आपकी 0x79 पे। जब आप स्लाइसिंग करोगे, इस केस में क्या होगा? आपका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेट्स से वो किसी और मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। तो इस केस में क्या कर रहे हो आप? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? नई लोकेशन में चेंज कर रहे हो। सिंस यू असाइन इट टू अनदर टू एल, तो जब पुरानी लोकेशन थी वो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। जो अब एल क्या होगा? इस लोकेशन को रेफर करेगा। और सिंपली क्या करोगे आप? प्रिंट कर दोगे अपडेटेड लिस्ट या रिवर्स लिस्ट, जो भी आप लिखना चाहो, एंड देन कैपिटल एल विल बी प्रिंटेड। देन फाइनली यू कैन कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, चाहो तो आप एल की वैल्यू डिफाइन कर दो आउटसाइड द फंक्शन, जो वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो इतना सही काम करना था, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है आपका। So with this particular question, we wrapped up section C. Now let's do one thing. Take another break of 2-3 minutes. Just stretch yourself, be relaxed and be comfortable, and come back once again so that we will continue with section D. So I hope you had your break. Now let's begin with the question number 31, which is the first question of section D. It is saying, what is an exception? Then you need to tell how it is different from syntax error. Then आपको एक example भी लिखना है Python program का to handle the zero division error exception. Okay. तो I'll just go into the detail regarding the exception because exception के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल पेपर में। तो सबसे पहले exception क्या है आपका? एक्सेप्शन क्या होता है आपका? एक रन टाइम एरर होता है जो कब होता है? आप जब प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हो तभी एग्जिट करता है। तो बेसिकली एक्सेप्शन क्या हो गया आपका? एक रन टाइम एरर हो गया। पाइथन के अंदर जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती है, जैसे जीरो से डिवाइड कर रहे हो आप या कोई इनवैलिड इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो, तो क्या करता है? वो एक एक्सेप्शन रेस करता है, यानी कि एक रन टाइम एरर शो करता है। अब अगर आपने इन रन टाइम एरर्स को अपने प्रोग्राम के अंदर सही से हैंडल नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? प्रोग्राम क्या करता है आपका? एब्रप्टली स्टॉप हो जाता है। दूसरा क्या काम करता है? आपकी स्क्रीन पे रन टाइम एरर शो करता है। अब कौन कौन से कॉमन एरर्स हैं आपके पास पाइथन के अंदर? तो सबसे पहला क्या हो गया? जीरो डिवीजन एरर। दैट मीन जब आप किसी वैल्यू को डिवाइड करना चाह रहे हो जीरो से, तो उस केस में क्या रेस करेगा? वो जीरो डिवीजन एरर। वैल्यू एरर कब होता है? कि जब आप कोशिश करना चाह रहे हो कुछ गलत वैल्यू देके और उस पर कुछ और अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो। जैसे इस केस में अगर आप एबीसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाह रहे हो इंटीजर में, तो इट विल गिव यू वैल्यू एरर। दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन। आप क्या कर सकते हो? इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? 7 में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एबीसी को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन दैट केस इट विल रेज वैल्यू एरर। सिमिलरली, जैसे मैंने आपको लास्ट केस में बताया था, इंडेक्स एरर कब आता है? जब आप एक्सेस करना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को। फॉर एग्जांपल इस केस में इंडेक्सिंग क्या होगा? 0 1 2, और यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इंडेक्स 5, तो इट विल गिव यू एन एरर कि जो इंडेक्स है वो क्या है आपका? आउट ऑफ रेंज है। देन वी हैव अ की एरर। अगर आप डिक्शनरी के केस में किसी ऐसी की को एक्सेस करना चाह रहे हो जो डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो उस केस में क्या देगा? वो आपको एरर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या करना चाह रहे हो आप? एज को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो उस केस में एज हमारे पास नहीं है, तो उस केस में क्या देगा? आपको एरर जनरेट करेगा। ओके। सिमिलरली वी कैन हैव टाइप एरर। अगर आप कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कराने चाह रहे हो जो अलाउड नहीं है, जैसे कंकैटिनेशन के अंदर स्ट्रिंग को आप कंकैटिनेट नहीं कर सकते इंटीजर वैल्यू से, तो इन दैट केस इट विल गिव यू एरर। अगेन, आप कोई ऐसा वेरिएबल आपने यूज किया जिसको आपने डिफाइन नहीं किया, तो उस केस में क्या देगा? वो आपको नेम एरर देगा। फाइल हैंडलिंग के केस में अगर आप कोई ऐसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती या उस लोकेशन पे नहीं है, तो इट विल रेज फाइल नॉट फाउंड एरर। दीज आर नॉट द ओनली एरर्स इन पाइथन। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सेप्शन है हमारे पाइथन के अंदर, पर ये जनरली कॉमन अकरेंस ऑफ एक्सेप्शन का, दैट्स व्हाई आई हैव लिस्टेड डाउन फॉर यू, सो दैट आपको बाद में क्लैरिटी रहे, बाद में रेफरेंस के लिए आपको आइडिया रहे कि किस टाइप के एक्सेप्शंस आते हैं, प्लस इन एक्सेप्शंस को कैसे आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। नाउ अगर मैं बात करूं पाइथन के अंदर तो कैसे एक्सेप्शन हैंडल होता है, जनरली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था किसी वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन में, वो कोड जिसके अंदर एरर आ सकता है उसको क्या करते हो? आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हो, और जब वो एरर रेज हो रहा है
तो उस केस में एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है, आपको अलाउ करता है उस एरर को हैंडल करने में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, वाइल राइटिंग ए कोड, प्रोग्राम क्या हो सकता है, प्रोग्राम को डाउट हो सकता है कि यार पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कोड क्या कर सकता है, एक एरर जनरेट कर सकता है। उस कोड को क्या करते हो आप, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हो। तो क्या करते हो आप, उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हो। जो ट्राई ब्लॉक है आपका, वो क्या होता है, हमेशा फॉलोड बाय एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सेप्ट ब्लॉक। देन एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर वो आप क्या क्या लिखते हो कि जो इतने भी एक्सेप्शंस आ रहे हैं आपको, उसको पॉसिबल एक्सेप्शंस को लिखने के लिए। तो हो सकता है आपके केस में जीरो डिवीजन एरर आ जाए, तो उसके लिए क्या करा आपने, एक अलग एक्सेप्ट ब्लॉक रख लिया। वैल्यू एरर के लिए आपने क्या करा, अलग ब्लॉक रख लिया। ठीक है, देन फाइनली क्या करा आपने, एक्सेप्ट के केस में क्या करा, कोई भी और एरर अगर आपका बचता है तो वो सारे एरर किस में हैंडल हो जाएंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। इस केस में क्या होगा, स्पेसिफिक एरर आपके हैंडल होंगे। इस केस में क्या होगा, आपका जनरलाइज कोई भी एरर एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अगर आपके एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एक्सेप्शन नहीं आया, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड आउटपुट था वो जनरेट कर देगा। अगर कोई एक्सेप्शन आता है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका क्या होगा एक्सेप्ट ब्लॉक पे, उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, और उस हिसाब से फिर आपका कोड हैंडल होगा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड सिंटैक्स एरर? नाउ देयर आर टू स्टेप्स इन रनिंग ए प्रोग्राम। सबसे पहले क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है आपका, कंपाइल होता है, यानी कि इंटरप्रेट होता है हमारे केस में। नाउ फिर क्या होता है, इंटरप्रेट होने के बाद अगर सारे प्रोग्राम हमारा सिंटैक्टिकली करेक्ट है, सिंटैक्टिकली करेक्ट का मतलब कि हमारे रूल्स एज द रूल्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, वो हमारा सारे रूल्स हमने सही लिखे हैं, तब क्या होगा, इट विल गो टू रन। रन टाइम एरर के केस में क्या होता है, आपके एक्सेप्शन रेज होते हैं, एंड बिफोर रनिंग द प्रोग्राम आपके क्या होते हैं, सिंटैक्स एरर रेज होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखें तो इफ x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे क्या है, कॉलन मिसिंग है, ये क्या देगा आपको, कॉलन मिसिंग का सिंटैक्स एरर देगा। एंड ऑन दी अदर एंड एक्सेप्शन केस में क्या हो सकता है, जीरो डिवीजन एरर हो सकते हैं, वैल्यू एरर हो सकता है, टाइप एरर हो सकता है, नेम एरर हो सकता है। ठीक है, जो सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है, बट वाइल एक्सिक्यूशन यू गेट टू नो कि ये वैल्यू हमने डिफाइन नहीं करी है, ये वैल्यू हमने गलत कर रहे हैं। फिर सिंटैक्स एरर को क्या करना पड़ता है, आपको मैनुअली कोड करना पड़ता है। ट्राई एक्सेप्ट को आप फिर भी हैंडल कर सकते हो यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, पर सिंटैक्स एरर को आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअली करेक्ट करना पड़ता है। ओके, now last part is write a simple Python program to handle a zero division error exception. So for that let's move to the ideally and try to do this one. ठीक है, तो now let's say मैं दो नंबर इनपुट करा लेता हूं, यूजर से बोलता हूं एंटर ए नंबर। I'll just teach you few concepts over here. अगेन क्या करता हूं मैं, यहां बोल देता हूं एंटर डिनोमिनेटर वैल्यू। तो क्या करें आपने, दो वैल्यू ले ली, एक न्यूमरेटर की, दूसरी डिनोमिनेटर की। नाउ यू फील कि यार ट्राई करते टाइम अगर मैं क्या कर सकता हूं, ए बाई बी, मुझे ए बाई बी दोनों की वैल्यू क्या करना है, डिवीजन प्लेस कराना है। अब आपने क्या सोचा यार, वाइल रनिंग दिस प्रोग्राम, आपको लग सकता है कि आप यहां लिख दीजिए योर प्रोग्राम हैज एरर। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, ट्राई टू प्लेस दिस कोड एज वेल इनसाइड द ट्राई स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ लेट मी डिलीट दिस। I'll just teach you few concepts over here so that you will have better clarity regarding the try and accept block. अब मैंने क्या करा, रन कर दिया प्रोग्राम को। नाउ लेट्स से मैंने वैल्यू दे दी 12 एंड 2। सिंस दोनों केस में मेरी वैल्यू सही है, तो मेरा एक्सेप्शन ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मेरा ट्राई ब्लॉक ही एग्जीक्यूट हुआ और सारा काम चल गया। नाउ लेट्स से मैं इसको दोबारा रन करता हूं प्रोग्राम को। ठीक है, नाउ उस केस में जरा मैंने 12 वैल्यू दे दी और 0 वैल्यू दे दी, तो क्या आ गया आपके पास, एरर आ गया, योर प्रोग्राम हैज एन एरर। नाउ लेट मी डू रन वंस अगेन। ठीक है, इस केस में अगर आपने 6 दे दिया और वैल्यू क्या दे दी, ए दे दी, इस केस में क्या आ गया, अगेन एरर आ गया। अब आपके प्रोग्राम में एरर तो जनरेट हो रहा है, बट एज एन प्रोग्रामर आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप का एरर है। तो अभी तक क्या करा आपने, अपने एरर्स को जनरलाइज कर दिया। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक एरर्स एज वेल। तो जीरो डिवीजन एरर,
ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। आप चाहो तो ये लिख सकते हो स्पेसिफिक लाइन कि जो वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर है उसकी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, नाउ अगर इसके अलावा कोई और एरर आ रहा है तब क्या करोगे, उसको आप जनरलाइज एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लेके जा सकते हो। काइंडली चेक वैल्यूज। ठीक है, नाउ इफ आई रन दिस वन अगेन, नाउ लेट्स से मैंने 15 नंबर दिया, जीरो दिया। इस केस में आपको क्या दे रहा है, स्पेसिफिक वैल्यूज दे रहा है कि वैल्यू ऑफ डिनोमीटर कैन नॉट बी जीरो। बट इफ आई रन इट अगेन, नाउ लेट्स से, नाउ इस केस में क्या दे रहा है, आपको अलग एक्सेप्शन रेज दे रहा है। इट इज मोर और सिमिलर टू एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर क्या कर सकते हो आप, स्पेसिफिक कंडीशन दे सकते हो फॉर चेकिंग, और क्या कर सकते हो, बाकी सारी कंडीशन को आप एल्स के अंदर भी लेके जा सकते हो। तो आई होप थोड़ा क्लैरिटी आई हो आपको कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक काम कैसे करता है। अगर आपको स्पेसिफिक एक्सेप्शन रेज कराना है या चेक कराना है तो वो कैसे आप चेक कर सकते हो, उसको स्पेशली आप कैसे हैंडल कर सकते हो। ओके, सो with that note, let's move on to the next part. Next question is question number 32, which is write a user defined function. फंक्शन का नाम क्या दे रखा है आपको, सर्च नेम और emp कोड to search for an employee's name based on their employee code in a csv file name employee.csv। तो आपका दे रखा है एक employee.csv फाइल दे रखी है, आपको उसको कंटेंट दे रखा है कि किस फॉर्मेट में है, 0, 1 एंड 2, जहां पे emp कोड क्या है, यूनिक आईडी है फॉर ईच एम्प्लॉय। ठीक है, emp नेम इज द एम्प्लॉय नेम और emp सैलरी इज द एम्प्लॉय सैलरी। तो आपको एम्प्लॉय डॉट सी एक फाइल दे रखी है, उसके अंदर ये फॉर्मेट में कंटेंट दे रखा है आपको, जिसके अंदर क्या बताना है आपको, बेस्ड ऑन द emp कोड। emp कोड क्या है, एक वैल्यू हो गई आई गेस, जिससे क्या करना है आपको, सर्च करना है। ठीक है, जो ऑलरेडी डिफाइन है आउटसाइड द फंक्शन। तो क्या करना है आपको इस प्रोग्राम के अंदर, बेसिकली फंक्शन के अंदर करना क्या है आपको, इन जनरल आपको एक फंक्शन लिखना है। फंक्शन को करने का क्या करना है आपको, फाइल को रीड करना है। रीड करने के बाद क्या करना है आपको, डाटा रीड करना है फाइल के अंदर, और रीड करने के बाद आपको ये चेक करना है कि वो एम्प्लॉय कोड से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर एम्प्लॉय कोड से मैच हो रही है तो उस केस में क्या करना है आपको, हालांकि बताया नहीं है, लेट्स से हमको उसका डाटा प्रिंट कराना है, एग्जांपल के लिए वी आर एज्यूमिंग कि हमें क्या करना है, उस डाटा को प्रिंट कराना है। तो नाउ लेट्स मूव टू द पीपीटी एंड ट्राई टू सी दिस वन। तो सबसे पहला नाम क्या है, सर्च नेम एम्प्लॉय कोड। तो क्या कर सकते हैं हम, उस एम्प्लॉय का नाम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्मॉल एस से मैंने गलती से कैपिटल एस लिख दिया, कोई बात नहीं। सर्च नेम emp कोड। ठीक है, देन क्या करना है आपको, फाइल को ओपन करना है। फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डॉट सी एस सी। तो सिंपली क्या करेंगे आप, ओपन एम्प्लॉय डॉट सी एस सी। सिंस डाटा आपको सर्च करना है तो क्या करोगे आप, रीड मोड में ओपन करोगे। ठीक है, सिंस इट इज अ सीएसवी फाइल, क्या करना पड़ेगा आपको, सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्लस साथ में क्या करना पड़ेगा आपको, एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करता हूं मैं, एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, सीएसवी अंडरस्कोर आर, जो कैसे क्रिएट होगा, सीएसवी डॉट रीडर से, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, वो फाइल ऑब्जेक्ट। तो इस सीएसवी अंडरस्कोर आर क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा हर लाइन को एक्सेस करने में यूजिंग लूप। कैसे, फॉर आई इन सीएसवी अंडरस्कोर आर। अब आई क्या हो जाएगी, हर एक रो ऑफ द सीएसवी फाइल। तो कोई लेट्स से सीएसवी फाइल है आपके अंदर से कुछ बहुत सारी रोज हैं, तो आई क्या अब एक्सेस कर पाएगा, हर एक रो को एक्सेस कर पाएगा। अब हर रो के अंदर क्या चेक करना है आपको, जो इंडेक्स नंबर 0 पे, इफ इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू आपने दी है ईएमपी कोड की, वो वैल्यू मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये वैल्यू स्ट्रिंग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि सीएसवी फाइल के अंदर सारा डाटा किस में स्टोर होता है, आपका स्ट्रिंग वैल्यू में स्टोर होता है। तो चेक करोगे आप, इंटीजर ऑफ आई ऑफ 0 अगर एम्प्लॉय कोड के बराबर है तो क्या करना है आपको, उसका नाम प्रिंट कराना है। नाम किस पे, इंडेक्स पे, एम्प्लॉय नंबर 1 पे। तो क्या करोगे आप,
प्रिंट EMP या एम्प्लॉय नेम। ठीक है, क्या है एम्प्लॉय नेम आपका? I of 1। ठीक है, साथ में क्या करोगे आप, एक वैल्यू ले लीजिए f की, उसे क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, या कोई फ्लैग वैल्यू ले लीजिए, उसकी वैल्यू क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, और यहाँ पे इनिशियली क्या ले लीजिए, फ्लैग की वैल्यू 0। अब ये फ्लैग वैल्यू क्या डिटरमाइन कर रहा है कि हमें वो एम्प्लॉय मिला है या नहीं मिला। साथ में ही क्या कर दीजिए आप, इस लूप से ब्रेक कर दीजिए। क्यों ब्रेक करेंगे आप? क्योंकि आपको बोला गया है कि एम्प्लॉय कोड क्या है, एक यूनिक आईडी है फॉर ईच एम्प्लॉय। दैट मीन्स उस केस में क्या होगा, हमारे पास एक एम्प्लॉय के लिए एक ही यूनिक आईडी पॉसिबल है। नाउ क्या करोगे, आउटसाइड द लूप आपने फाइल रीड कर ली, आप क्या लिखोगे, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स आपका क्या हो गया, पूरा लूप एग्जॉस्ट हो गया और आपको वो एम्प्लॉय नहीं मिला। तो बोल दोगे प्रिंट दिस आईडी इज नॉट इन द फाइल, और साथ में क्या करोगे, फाइल को आप क्लोज कर दोगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि सीएसवी फाइल पे काम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा रीड कैसे करते हैं, रीड करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि रीडर फंक्शन आप कैसे यूज करोगे। उससे क्या होगा, आपको एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस रीडर ऑब्जेक्ट को क्या करोगे आप, इटरेट करोगे, तो यू विल बी एबल टू गेट ईच एंड एवरी रो ऑफ द फाइल। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप सर्च करोगे कि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी क्या वैल्यू है। अगर वो वैल्यू मैच कर रही है तो क्या करोगे आप, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको क्या कर दोगे, आप लिख दोगे, और साथ में क्या करोगे, फ्लैग की वैल्यू को अपडेट कर दोगे कि हमें वैल्यू मिल गई, और फाइनली क्या कर दोगे, आप ब्रेक कर दोगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द पेपर, सेक्शन ई। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन के अंदर, हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, राइट ए फंक्शन इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल कोड डॉट टीएक्सटी। तो क्या करना है आपको, लाइंस रीड करनी है, तो क्या फंक्शन यूज हो गया आपका रीड लाइंस फंक्शन यूज हो गया। टू फाइंड एंड डिस्प्ले द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ द वर्ड कोड, फॉर एग्जाम्पल इफ द कंटेंट ऑफ द फाइल इज दिस वन। ठीक है, आपको लाइंस रीड करनी है, साथ में आपको क्या काउंट करना है, हर उसके अंदर काउंट करना है कि कितनी आउटपुट हमारा है। ठीक है, वैसे तो ये रीड फंक्शन से भी हो सकता है प्रोग्राम, पर आपको स्पेसिफिकली बोला है टू रीड लाइंस फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, तो वी विल डू विद द हेल्प ऑफ रीड लाइंस। आपको कुछ कंटेंट दे रखा है, उस कंटेंट में बोला गया कि कोड कितनी बार आ रहा है, वो आपको चेक करना है। तो इस केस में क्या करोगे आप, रादर देन यूजिंग रीड फंक्शन, आप क्या करोगे, रीड लाइंस फंक्शन यूज करोगे। रीड लाइंस फंक्शन के अंदर आप हर स्ट्रिंग के अंदर क्या करोगे, स्प्लिट करते जाओगे, और ये चेक करोगे कि स्प्लिट करने के बाद उसके अंदर कोड आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो लेट्स डू द ऑन द पीपीटी। फंक्शन का नाम नहीं दे रखा आपको, तो क्या कर सकते हैं आप, फंक्शन का नाम अपने आप ले सकते हैं, विच इज लेट्स से कोड अंडरस्कोर काउंट। अब क्या करोगे, आप फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नाम क्या है आपका, कोड डॉट टीएक्सटी। किस फॉर्मेट में ओपन करोगे, आप आर मोड में ओपन करोगे। अगेन अब क्या करोगे, लाइन्स एफ डॉट रीड लाइन्स। अब डाटा किस फॉर्मेट में आ गया आपको, लाइन्स के फॉर्मेट में आ गया। वाई वी आर यूजिंग रीड लाइन्स, बिकॉज आपको क्या बोला गया है, लाइन्स रीड करने के लिए बोला गया है। नाउ फॉर आई इन लाइन्स क्या कर लीजिए, एक वेरिएबल भी ले लीजिए c इक्वल्स टू 0, जो क्या काउंट करेगा आपके कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोड आ रहा है लाइन्स के अंदर। अब हर केस में क्या कीजिए, आप डाटा को स्प्लिट कर लीजिए, यानी कि हर लाइन को क्या कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए। अब क्या करना पड़ेगा आपको, लूप के अंदर लूप रन कराना पड़ेगा। इस केस में क्या करोगे आप, फॉर आई इन डाटा या फॉर जे इन डाटा, आई तो ऑलरेडी हो चुका है आपका। इफ कोड वर्ड जो है आपका आ रहा है जे के अंदर, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको काम कैसे हो रहा है। अब लाइंस के अंदर क्या आ गया आपका, लिस्ट ऑफ लाइंस, जहां पे हर एक एलिमेंट क्या हो गई आपकी, लाइंस हो गई, तो ये क्या हो गया आपका, लिस्ट ऑफ लाइंस। नाउ हर लाइन के हर एक एलिमेंट को क्या कर रहे हो आप, फर्दर डिवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब हर वर्ड में आप चेक कर रहे हो कि कोड आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोड आ रहा है आपके इस केस में, तो क्या करोगे आप, सी की वैल्यू को अपडेट करा दोगे, सी +1। ठीक है,
ये काम आपको करना है मल्टीपल टाइम्स, और ये काम कब तक चलता रहेगा, आपका लूप के अंदर फर्दर चलता रहेगा। एंड फाइनली आउटसाइड द बोथ द लूप यू विल प्रिंट, क्या प्रिंट कराओगे आप, जो भी लिखा है सी की वैल्यू विल बी प्रिंटेड। और फाइनली क्या करोगे, फाइल को क्लोज कर दोगे। तो आई होप आपको आइडिया लगा हो कि इवन विद द हेल्प ऑफ रीड लाइंस फंक्शन कैसे आप फंक्शन के अंदर किसी वर्ड को पर्टिकुलरली ढूंढ सकते हो। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आप रीड फंक्शन से भी कर सकते थे, डायरेक्टली कैसे करते हैं, सिंपली आई जस्ट टेल यू। इसको मैं क्या करता, डाटा को रीड कर लेता यहाँ पे इतने पोर्शन की जगह। अब पूरी फाइल क्या मिल गई मुझे, इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग मिल गई। तो क्या करता मैं, वर्ड्स करता डाटा डॉट स्प्लिट। अब क्या करता मैं, अनदर वेरिएबल लेता, लेट्स से सी इक्वल्स टू 0। अब क्या करता मैं, रादर देन यूजिंग टू लूप्स मैं एक लूप से ही काम कर लेता, फॉर आई इन वर्ड्स इफ कोड इन आई, यानी कि हर वर्ड के अंदर अगर कोड लाई कर रहा है तो क्या करता मैं, सी इक्वल्स टू C+1 काम कर देता। काम उतना ही है, बस क्या करा आपने, डिफरेंट वे से कर लिया दोनों काम को। ओके, तो आई होप आपको आइडिया लगा हो कि विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन कैसे कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन आप कैसे काम कर सकते हो। विद दैट नोट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है, आपको एक लिस्ट दे रखी है emp अंडरस्कोर लिस्ट, जिसके अंदर क्या है, आपकी डाटा है इन द फॉर्म ऑफ ए टपल एम्प्लॉय डाटा है, एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी एट्स इट्स एलिमेंट। क्या करना है आपको, पाइथन का प्रोग्राम लिखना है विद द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन स्टैक emp अंडरस्कोर स्टैक। तो आपको एक स्टैक दे रखी है emp अंडरस्कोर स्टैक। तो नाउ लेट्स सी क्या क्या आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है, पुश हाई सैलरी, emp स्टैक और emp लिस्ट। क्या कर रहा है, आपको उन आईडीज को पुश करना है एम्प्लॉयज की फ्रॉम द लिस्ट emp अंडरस्कोर लिस्ट इनटू द emp अंडरस्कोर स्टैक, जिसकी सैलरी क्या है, 50,000 से ज्यादा है। तो पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले फंक्शन की हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन हेडर क्या है आपका, def, क्या नाम है फंक्शन का, पुश अंडरस्कोर हाई अंडरस्कोर सैलरी, और जो पैरामीटर दे रखे हैं वही पैरामीटर आप ले लीजिए, emp अंडरस्कोर स्टैक और emp अंडरस्कोर लिस्ट। ये दोनों काम आपने कर लिए। ठीक है, नाउ क्या कर रहा है, आपको अलाउ कर रहा है पुशिंग आईडीज ऑफ दोस्त एम्प्लॉय जिसकी सैलरी क्या है, 50,000 से ज्यादा है। दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा आपको, emp लिस्ट के हर एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा फॉर आई इन emp लिस्ट। अब आई क्या है आपकी, इंडिविजुअल टपल हो गई। इंडिविजुअल टपल कौन कौन सी हो गई आपकी, उसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी, यानी कि अगर उसकी इंडेक्सिंग करूं मैं 0 1 एंड 2। थोड़ा छोटा कर देता हूं सो दैट इजी रहे देखने में। ठीक है, नाउ क्या करना है आपको, इफ आई ऑफ 2, सैलरी कितनी है, 50,000 से ज्यादा है, 50,000 ही ना, हाँ, और इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50,000 से ज्यादा है, तो क्या करना है आपको, उसकी एम्प्लॉय आईडी पुश करनी है उसके अंदर। तो सिंपली क्या करोगे, इफ दिस वन इज, तो emp अंडरस्कोर स्टैक डॉट अपेंड, क्या अपेंड करोगे, उसका एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय आईडी कोड किस पे है आपके, एम्प्लॉय आईडी इंडेक्स नंबर 0 पे। ठीक है, इतना काम आपको करना है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, आप फंक्शन को कॉल कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़े बड़ा लग रहा हो पर क्वेश्चन है बहुत छोटा। सिंपली करना क्या था आपको, emp अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर आपको हर एलिमेंट को चेक करना था। उस एलिमेंट के अंदर आपके 3 एलिमेंट हैं, एक एक टपल है आपकी, हर टपल के अंदर 3 एलिमेंट है, एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम हो गया और सैलरी हो गया। आपको हर एम्प्लॉय की सैलरी चेक करनी है। अगर उस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज्यादा या बराबर है तो उस केस में क्या करना है आपको, उसको एम्प्लॉय आईडी को स्टैक के अंदर पुश करना है। काफी छोटा सा काम हो गया ये तो। ठीक है, विद दैट नोट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, और पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है,
करना क्या है, इसके अंदर एक लिस्ट दे रखी है आपको, प्रोडक्शन अंडरस्कोर लिस्ट, जिसके अंदर टपल का डाटा के फॉर्म है आईडी, नेम एंड स्टॉक। प्रोग्राम लिखना है पाइथन के अंदर टू विद द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन अ स्टैक प्रोडक्शन अंडरस्कोर स्टैक, पुश अंडरस्कोर लो अंडरस्कोर स्टॉक। आपको उन आईडी को पुश करना है जिसकी स्टॉक क्वांटिटी क्या लेस देन 20 है। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया बिल्कुल। सिंपली क्या करोगे आप इस केस में, पुश अंडरस्कोर लो अंडरस्कोर स्टॉक, अगेन प्रोडक्शन अंडरस्कोर स्टैक। ये दोनों ही चीज क्या है आपकी ऑलरेडी डिफाइन है आउटसाइड द फंक्शन, तो आपको उनको लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, आपको उन आईडी को पुश करना है जिनकी क्वांटिटी क्या है लेस देन और इक्वल टू 20 है। तो अगेन सिंपली क्या करोगे, जैसे पिछले फंक्शन क्वेश्चन में किया था आपने, फॉर आई इन प्रोडक्शन लिस्ट। अब आई क्या हो गया, एक इंडिविजुअल टपल हो गया जो लिस्ट के अंदर है, जिसके अंदर 0 1 एंड 2। चेक करोगे इफ आई टू लेस देन इक्वल्स टू कितना है 20 है, तो क्या करोगे स्टैक के अंदर, क्या करोगे आप अपेंड करोगे, किसको अपेंड करोगे आप अटेंड करोगे इसके अंदर आईडी को, आईडी मतलब इंडेक्स नंबर 0। तो ये काम आपने कर दिया इन द फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस भी है क्या कोई, नाउ इस केस में खाली, इस केस में भी एक ही फंक्शन है। तो दोनों ही प्रोग्राम में क्या है फंक्शनैलिटी सेम है। इस केस में एम्प्लॉय स्टैक है, इस केस में क्या है लो स्टॉक है। तो दोनों ही केस में क्या है फंक्शनैलिटी सेम है। सिंस इट इज आस्किंग फॉर यू प्रोग्राम, तो क्या करिएगा इस फंक्शन को कॉल कर लीजिएगा यूजिंग दिस पुश अंडरस्कोर लो अंडरस्कोर स्टॉक, दोनों वैल्यू का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और आगे यहाँ डिफाइन भी कर दीजिएगा प्रोडक्शन अंडरस्कोर लिस्ट, हालांकि जरूरत नहीं है बट आप कर दीजिएगा, ठीक है। So that was the task. Now with that note, let's move to the last question of our paper, question number 35. Let's see what is ASCII. Okay. तो रोहित है, रोहित has been assigned a CSV code that writes data to a file employee.csv. तो एक CSV कोड लिखना, इसके अंदर क्या कर रहे हो आप डाटा लिख रहे हो फाइल के अंदर employee.csv. However, the code contains some missing parts. ठीक है, आपको क्या करना है कोड को रेफर करना है और आंसर करना है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या कर रहे हो आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट क्या आएगा CSV मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट सिंस आप राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हो तो W मोड आ गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हो आप CSV राइटर यूज फंक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन टाइप क्वेश्चन का एडवांटेज क्या होता है आपको, अगर आपको कोई सिंटेक्स मिक्सिंग भी है तो आप अपने कोड के अंदर इन कोड को रेफर करके सिंटेक्स को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या करा आपने हेडर लिख दिया राइट रो की हेल्प से, देन आपने लूप चलाया 3 टाइम 1 2 3। हर केस में क्या कर रहे हो आप एम्प्लॉय रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। नाउ आपको इनपुट कराना है तो सिंपली क्या करोगे आप इनपुट कराओगे एम्प्लॉय कोड को, देन नेम इनपुट करा लिया आपने, सैलरी इनपुट करा ली, एम्प्लॉय रिकॉर्ड कर लिया। अगेन क्या करोगे आप यूजिंग राइट रो रिकॉर्ड लिखते जाओगे, ठीक है। आपको एक एक रिकॉर्ड लिखना है तो राइट रो, और मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ लिखना है तो राइट रोज। नाउ लेट्स सी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एंड ट्राई टू सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। राइट द नेम ऑफ द मॉड्यूल, तो हमने वो ऑलरेडी लिख दिया विच इज अवर CSV मॉड्यूल, ठीक है। व्हाट इज द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक इन स्टेटमेंट 2 टू ओपन द फाइल इन द डिजायर्ड मोड। सिंस हमें डाटा राइट करना है तो हमने क्या कर दिया, हमने W मोड में फाइल को डाटा ऑन कर दिया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू लाइन पैरामीटर इन स्टेटमेंट नंबर 2, इसके ऊपर अभी बात करते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक इन स्टेटमेंट नंबर 3, हमने ऑलरेडी लिख दिया। क्या करना है आपको इनपुट कराना है। अगेन लाइन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 के लिए कौन सा डाटा होना चाहिए, तो राइट रो विल बी देयर। नाउ वी आर पेंडिंग विद द क्वेश्चन, न्यू लाइन पैरामीटर क्या करा आपने सप्रेस कर दिया। नो फॉर दैट लेट्स मूव टू द PPT एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि न्यू लाइन पैरामीटर ओपन फंक्शन के अंदर काम कैसे करता है। तो ओपन फंक्शन के अंदर न्यू लाइन पैरामीटर करता क्या है कि जो हमारी न्यू लाइंस हैं CSV फाइल के अंदर वो कैसे हैंडल होंगी व्हाइल राइटिंग डाटा इनटू द फाइल। ध्यान दीजिएगा ये खाली टेक्स्ट मोड के अंदर इशू आता है, बाइनरी मोड के अंदर कोई इशू ऐसा नहीं आता। देखिए स्पेशली CSV फाइल के अंदर क्या होता है, आपकी जो न्यू लाइन का जो पैरामीटर होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल विंडोज के लिए क्या यूज करते हो आप /r/n,
फॉर यूनिक्स के लिए क्या यूज करते हो आप, /n यूज करते हो। अब अगर आप अपने प्रोग्राम को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन करोगे, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करोगे, तो न्यू लाइन की क्या होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेगा। उससे क्या होगा, वाइल रीडिंग द डाटा डिफरेंट डिफरेंट डाटा आपका शो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी वाइल राइटिंग डाटा इनटू द फाइल आपकी मल्टीपल ब्लैंक लाइन आ सकती हैं इनसाइड द कोड। तो बेसिकली आप करते क्या हो, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, न्यू लाइन पैरामीटर को सप्रेस करने से आप इंश्योर करते हो जो सीएसवी फाइल के अंदर जो आपकी लाइन की एंडिंग्स हैं वो कंसिस्टेंट रहें। और प्लेटफॉर्म के रिगार्डलेस, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपका यूनिक्स हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या विंडोज हो, आईओएस हो, कुछ भी प्लेटफॉर्म हो आपका, आपकी न्यू लाइन की पैरामीटर की वजह से आपकी वैल्यू चेंज ना हो। दैट्स वाई जनरली आप जब फाइल ओपन करते हो तो आप जनरली क्या करते हो, आप न्यू लाइन पैरामीटर को सप्रेस करते हो वाइल राइटिंग डाटा इनटू द सीएसवी फाइल। ओके, आई होप थोड़ी बेसिक आइडिया आपको लगा हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको इजीली रेफर कर पाए बाद में भी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द आवर क्वेश्चन, दैट्स रैप्स अप आवर first part of the question number 35. Now let's see the or part of the question number 35. इस केस में क्या करना है आपका, फॉलोइंग इज द कोड टू राइट मल्टीपल एम्प्लॉयज डाटा टू अ बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल के अंदर क्या करना है आपको, मल्टीपल डाटा लिखना है। तो सबसे पहले बाइनरी के लिए क्या होता है आपका, पिकल मॉड्यूल, ये तो आपको मैंने बता ही दिया पहले ही। नाउ आपको क्या करना है, इस केस में WB मोड में ओपन करोगे। नाउ क्या करना है आपको, इनपुट कराना है। यहाँ पे क्या करोगे आप, एंटर एम्प्लॉय नेम, मेरे हिसाब से तो यही है। देन क्या करोगे आपने, हर उस केस में क्या कर रहे हो, डाटा को करते जा रहे हो। सिंस यू नीड टू पुट दिस डाटा इनटू द फाइल, क्या करोगे आप, पिकल डॉट डंप। ठीक है, डंप क्या करोगे डाटा को, विद द फाइल हैंडलर का नाम क्या है आपका, एफ। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 5 मुझे चेक करनी पड़ेगी क्या है इसके अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स सी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ट्राई टू सी द कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा। स्टेटमेंट नंबर ए इज राइट द नेम ऑफ द मॉड्यूल दैट शुड बी इंपोर्टेड इन स्टेटमेंट नंबर 1। तो स्टेटमेंट नंबर के अंदर कौन सा मॉड्यूल होना चाहिए आपका, पिकल मॉड्यूल, वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस वन। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द सुटेबल एक्सेस मोड फॉर द ब्लैंक इन द स्टेटमेंट नंबर 2। फॉर बाइनरी फाइल वी हैव ए WB मोड, बिकॉज हमें डाटा क्या करना है, मल्टीपल डाटा लिखना है। स्टेटमेंट 3 टू इनपुट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, वो हमने काम कर ही लिया। स्टेटमेंट नंबर 4 के अंदर क्या करना है, टू ऐड डाटा टू द लिस्ट रिकॉर्ड। ओके, तो इस केस में हमने थोड़ी गलती कर दी, इस केस में हमें डंप नहीं करना, डाटा क्या करना है, रिकॉर्ड के अंदर आपको अपेंड करना है। किसका डाटा, जो डाटा लिस्ट है। ओके, तो इस केस में क्या आएगा, स्टेटमेंट 4 के अंदर रिकॉर्ड डॉट अपेंड ऑफ डाटा। एंड स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है, राइट द स्टेटमेंट टू राइट द कंटेंट इनटू द फाइल। ओके, तो इस केस में क्या करोगे आप, कंटेंट लिखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पिकल डॉट डंप। इस केस में क्या करोगे आप, रिकॉर्ड। तो रादर देन राइटिंग वन बाय वन, व्हाट आर यू डूइंग, आपने पूरे डाटा को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा दिया, तो आपके पास क्या हो गई, अब लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गई। देन एट वंस क्या कर रहे हो आप, रिकॉर्ड को पुट कर रहे हो फाइल के अंदर। ओके, सो आई होप दिस इज द एंड ऑफ द पेपर। सो विद दिस क्वेश्चन वी एंड अवर पेपर। आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए होंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड मोर ओवर, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है और आपको लगता है कि कोई आपका टॉपिक वीक है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वहां जाके क्या कर सकते हो आप, क्लास 12 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको जाके डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। उससे एडवांटेज क्या होगा आपका, एडवांटेज ये रहेगा आपका, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनसे आपको क्लैरिटी मिलेगी टॉपिक वाइज कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है, किस टाइप के पैटर्न सॉल्व करने हैं, और मिड टर्म के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो जनरली जो मेजर कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके फाइल हैंडलिंग के ऊपर आता है, जो मेजर नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो फाइल हैंडलिंग और यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर आते हैं। तो एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप जाके इन टॉपिक्स के बारे में पढ़िए, और आपके पास टाइम कम है मिड टर्म के लिए स्पेशली, तो उस केस में क्या करें आप, इसके ऊपर जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मोर ओवर, अगर आपको लगता है कि ये मिड टर्म के जो एग्जाम्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट ये वीडियो जरूर देखिए, जिसके अंदर मैंने डिस्कस करा है स्पेशली क्लास 12 के लिए कि क्या से आपको प्रिपेयर करना चाहिए मिड टर्म के लिए, एंड मोर ओवर आपको क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। सो विद दैट नोट आई विल रैप अप दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।